हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब। चलिए आज हम लोग आज तक के इतिहास का सबसे कठिन पेपर सॉल्व करने वाले हैं जो सीटेट के द्वारा 2020 में पूछा गया था। तो कमर कस के बैठिए, कॉपी पेन ले करके बैठिए ताकि आपको कोई भी अगर नया पॉइंट मिलता है तो आप उसको नोट डाउन कर लें। स्टार्ट करते हैं आज की अपनी वीडियो। पहली बार चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। पहले क्वेश्चन की तरफ ले चलते हैं आपको हम। तो ये सारे इंस्ट्रक्शंस आप पढ़ लीजिएगा। 31 नंबर से 90 नंबर का क्वेश्चन आपको मिलता है एसएसटी में सॉल्व करने के लिए। ये रियल पेपर है तो इस वजह से आप रियल पेपर का जो अनुभव है वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिशा निर्देश में आपको पहले ही दे दिए हैं कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए सही यानी सबसे उपयुक्त विकल्प आपको चुनना है। जब भी आप पेपर सॉल्व करने बैठे आपका सबसे पहला जो ध्यान होना चाहिए वो यहाँ होना चाहिए कि आपसे नहीं पूछा जा रहा है या फिर है पूछा जा रहा है। ठीक है, यानी कि रॉन्ग स्टेटमेंट पूछ रहे हैं या राइट स्टेटमेंट पूछ रहे हैं। क्वेश्चन पढ़ते समय सबसे पहले माइंड में यही चीज आनी चाहिए। यही एक सफल एस्पिरेंट की निशानी है। ठीक है, चल तो देखिए यहाँ पे आपसे क्या कह रहे हैं डॉल्फिन के बारे में दिए गए स्टेटमेंट ए बी सी इन पर आपको विचार करना है और सही विकल्प का चुनाव करना है। ठीक है, यानी कि सही पूछा जा रहा है। इंग्लिश वाले यहाँ पे देख सकते हैं, कंसीडर द स्टेटमेंट ए बी सी ऑन डॉल्फिन एंड चूज द करेक्ट आंसर। पहला वाला देखिए, यहाँ से कह रहे हैं कि गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के अलवण जल में डॉल्फिन पाई जाती हैं। आप अलवण का मतलब अगर आपको पता है तब तो आपको ये क्वेश्चन ठीक लगेगा, नहीं तो फिर जयराम जी की। दूसरा देखिए, कह रहे हैं कि डॉल्फिन अभ्यारण्य बिहार राज्य में अवस्थित है। और तीसरा देखिए, कह रहे हैं कि डॉल्फिन की उपस्थिति से जल की शुद्धता का पता चलता है, यानी कि जल जो है वो अच्छा है या खराब है इससे पता चलता है। यानी अच्छा खराब इट मीन्स प्योर है या फिर पीने लायक नहीं है, इस टाइप की बातें। ठीक है, और यहाँ देखिए आपके पास ये सारे स्टेटमेंट के बाद कूट दे दिए गए हैं। चलिए बताइए, ए और सी सही है परंतु बी गलत है। दूसरा देखिए, बी और सी सही है परंतु ए गलत है। तीसरे में कह रहे हैं ए और बी सही है परंतु सी गलत है। और चौथा कह रहे हैं कि सारे के सारे स्टेटमेंट सही हैं। तो ध्यान रखिएगा ये सारे स्टेटमेंट सही हो जाएंगे, यानी कि इसमें जो भी दिया गया है वो सब सही है। जो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी है ना हमारे यहाँ, वो आलवण जल अर्थात मीठे जल में, मीठे जल में क्या चीनी घुली हुई है? नहीं, चीनी नहीं घुली हुई है, बस नमक नहीं है। ठीक है, यानी कि आलवण मतलब होता है मीठा पानी जिसमें हो, जिसको आप यूज कर सके। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन मतलब कि डी हो जाएगा। सारे स्टेटमेंट सही हैं। तो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियां में जो है डॉल्फिन है वो मिलती हैं। डॉल्फिन को मतलब घरेलू नाम उसका सूसू होता है। दूसरा देखिए, डॉल्फिन अभ्यारण्य ये बिहार राज्य में स्थित है। इसको आपको एकदम याद करके रख लेना है, कई वनडे एग्जाम में ये क्वेश्चन बना हुआ है, मैंने देखा हुआ है। तीसरा देखिए, डॉल्फिन की उपस्थिति जो है ना ये बताती है कि जल शुद्ध है यानी कि प्योर है। तो हाँ, ये बात भी सही है। ये तीनों स्टेटमेंट्स एकदम रट के रखिएगा आप। ठीक है, मैं आपको इसका एक्सप्लेनेशन दिखा देती हूँ क्योंकि मैंने एक्सप्लेनेशन भी लिख के रखा हुआ है। बस यही है कि पहले पेपर है, नीचे मैंने एक्सप्लेनेशन जो है वो ऐड करके रखा है। सारे के सारे आंसर मैंने ऑफिशियल आंसर की से मैच किया हुआ है, जो कि आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करवा दी जाएगी। वहां पे जा करके अगर आपका मन करेगा तो आप खुद भी देख सकते हैं, बाकी मैंने तो किया ही है अपनी तरफ से। ठीक है, तो ये देखिए, ये हमने मतलब पेपर के नीचे ही ऐड करके रखा हुआ है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने दे दिया है कि भाई गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी जो है ना यहाँ पे डॉल्फिन मिलती है। और डॉल्फिन का जो घरेलू नाम है उसे आप कह सकते हैं सूसू। ठीक है, केवल आलवण यानी ताजे या साफ पानी में ही मिलती हैं, ऐसे पानी में नहीं मिलेंगी जिसमें नमक घुला हुआ हो। ठीक है, डॉल्फिन अभ्यारण्य ये बिहार राज्य के कहाँ पे है? भागलपुर में स्थित है। और डॉल्फिन की उपस्थिति ये बताती है कि जो नदियां हैं ना वो प्रदूषित नहीं है, मतलब सेहतमंद हैं और शुद्धता का ये सूचक मानी जाती हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 4। अगले क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे कि बायोगैस जो है ये अनिवार्य रूप से किनका मिश्रण है। ठीक है, बताइए। हमारे पास 4 ऑप्शन है एज ऑलवेज, मीथेन और नाइट्रोजन। दूसरा देखिए मीथेन और हाइड्रोजन। तीसरा है मीथेन और हीलियम। और चौथा है मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड। तो भाई इसको तो आपको रटना ही पड़ेगा, इसमें तो ऐसा कोई लॉजिक मैं आपको बताने वाली हूँ नहीं। तो ध्यान रखें, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो बायोगैस ये अनिवार्य रूप से मीथेन और CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड का मिश्रण होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे आपसे ना संसाधन के बारे में कह रहे हैं कि देखिए संसाधन के बारे में हमने आपको स्टेटमेंट दिए हुए हैं। कूट के माध्यम से आपको क्या करना है? सही उत्तर का चुनाव करना है या गलत? तो भाई सही उत्तर बताना है। ठीक है, चलिए
पहला क्या है कि सभी संसाधनों का आर्थिक मूल्य होता है, और दूसरा क्या कह रहे हैं कि समय और प्रौद्योगिकी दो महत्वपूर्ण कारक हैं जो पदार्थों को संसाधन में परिवर्तित कर सकते हैं। तो बताइए क्या हो जाएगा इसका उत्तर। हमारे पास ऑप्शंस क्या है, ए सही है परंतु बी गलत है। दूसरा देखिए, ए और बी दोनों सही हैं और बी सही व्याख्या कर रहा है ए की। तीसरे में यही सब है, ठीक है। आपको एकदम ध्यान से बताना है कि इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी वाला, यानी कि ऑप्शन 4 एकदम सही है कि हाँ, संसाधनों का यद्यप आर्थिक मूल्य होता है, लेकिन सभी संसाधनों का, तो जब सभी की बात आ जाए तब भी आप समझिए कि ये भी एक एक्सट्रीम वर्ड है जिस पे आपको अलर्ट हो जाना है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, इसका उत्तर हो जाएगा ए गलत है परंतु बी सही है, यानी कि सभी संसाधनों का आर्थिक मूल्य होता है। ये थोड़ा एक्सट्रीम टाइप का वर्ड है, इसको आप छोड़िए। लेकिन दूसरा एकदम सही है कि समय और प्रौद्योगिकी ये ऐसे दो महत्वपूर्ण फैक्ट हैं या दो महत्वपूर्ण फैक्टर हैं जो पदार्थों को संसाधन में डेवलप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 35 क्या कह रहा है आपसे। नहीं, 35 नहीं है, 34 है। तो देखिए क्या कह रहे हैं कि निम्न में से ऊर्जा के परंपरागत सोर्स कौन से हैं, इनकी आपको पहचान करनी है। यानी कि जिसे हम कई मतलब बहुत टाइम पहले से ही यूज करते आ रहे हैं, जैसे कंडे जो है, लकड़ी जलाना, कंडे जलाना, ये सब आप देखिए ये परंपरागत सोर्स हैं, ठीक है। तो हमारे पास ऑप्शंस क्या क्या हैं, कह रहे हैं कि कोयला, ईंधन, बायोगैस। दूसरा देखिए जल विद्युत, भूतापीय, ज्वारीय ऊर्जा। तीसरा देखिए परमाणु ऊर्जा, सौर ऊर्जा और साथ में जल विद्युत। और चौथा क्या है, खनिज तेल, प्राकृतिक गैस और ईंधन, ठीक है। तो बताइए क्या हो जाएगा जो परंपरागत सोर्स है, ठीक है। तो भाई देखिए, कोयला है, ईंधन मान सकते हैं, लेकिन बायोगैस तो नहीं होगा ना, तो ये तो नहीं होगा। जल विद्युत कहाँ भाई, हमेशा से हम लोग क्या ये जल विद्युत यूज कर रहे हैं, नहीं ना। और भूतापी ऊर्जा या ज्वारीय ऊर्जा भी बहुत टाइम का नहीं है। परमाणु ऊर्जा, सौर ऊर्जा, जल विद्युत ये भी नहीं होगा। आप देखिए इसका सबसे जो परफेक्ट उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी वाला, यानी कि 34 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा। खनिज तेल, जिसमें हम लोग पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल जिसे हम लोग कैरोसिन बोलते हैं, ये सब यूज करते हैं। नेचुरल गैस यही है हमारा, और साथ में ईंधन, ठीक है। तो ईंधन में आप कुछ भी ले लीजिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 4 वाला। चलिए एक्सप्लेनेशन में आपको दिखाते हैं हम। तो ये आप देख सकते हैं कि खनिज तेल, नेचुरल गैस, ईंधन यानी कि जो लकड़ी है, जैसे कोयला हो गया, या फिर हम लोग जो गोबर का कंडा वगैरह जलाते हैं, गांव में जलाते हैं, शहर में मुझे नहीं पता। और साथ में ये सारी चीज़ें क्या है, सदियों से हम लोग यूज़ करते चले आ रहे हैं। तो ये भाई परंपरागत सोर्स है, ठीक है। वहीं आप देखिए जो मतलब कि परमाणु ऊर्जा है, सोलर एनर्जी है, या फिर जो मतलब कि पवन चक्की से निकलने वाली ऊर्जा है, इस तरह की जो भी ऊर्जा आपको देखने को मिल रही है वो सब नई नवेली है, उसको बाद में डेवलप किया गया है। लेकिन ईंधन जलाना, नेचुरल गैस यूज करना और जो खनिज तेल है इनको यूज करना, ये ऊर्जा के परंपरागत सोर्स हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, इसमें मिलान करने के लिए आ गया है। क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं प्राकृतिक संसाधनों के प्रकार को उनके वर्गीकरण के साथ मिलान करना है। एक साइड क्या है, वर्गीकरण का आधार, यानी कि किस बेस पे क्लासिफिकेशन किया गया है, और दूसरा है रिसोर्सेज टाइप, यानी संसाधन के प्रकार, ठीक है। चलिए हमारे पास जो ऑप्शंस हैं उन्हें पहले ही देख लीजिए। विकास का मतलब विकास व प्रयोग का स्तर, उद्गम, वितरण और भंडार, और इस मतलब की साइड में इस तरह की चीजें दी गई हैं। जैसे आप देखिए पहला जो विकल्प है कि विकास व प्रयोग का स्तर, तो हम लोग इसको कहाँ से मिलान करेंगे, तो ये हो सकता है वास्तविक और संभाव्य, ठीक है। वहीं अगर दूसरा देखिए उद्गम स्तर की बात करें तो इसमें जो है जैव और अजैव दोनों हो जाएंगे, ठीक है। और वितरण की यदि हम बात करें तो ये हो जाएगा सर्वव्यापक और स्थानिक। आप समझ रहे हैं ना, वितरण कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो आपको हर जगह पे मिल जाएंगी, और वहीं आप कुछ ऐसी चीजों को देखेंगे जैसे कई सारे प्लांट्स, कई सारे एनिमल्स होते हैं जो स्थानिक होते हैं, केवल किसी स्पेसिफिक रीजन में ही मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल के लिए आप समझिए जो मतलब कि बहुत ज़्यादा फर वाले जानवर होते हैं, बहुत ज़्यादा फर और मोटी चमड़ी वाले जो जानवर होते हैं वो आपको कहाँ देखने को मिलते हैं, ठंडे इलाकों में देखने को मिलते हैं। कुछ पेड़ पौधे जैसे शंकुधारी वन आप देखिए 50 से 70 डिग्री सेल्सियस का जो 50 से 70 डिग्री अक्षांश के मध्य मिलता है। तो ये क्या है, ये ना स्थानिक चीज़ें हैं। आप अगर उस तरह के पेड़ पौधों को सोचे कि आप यहाँ ला करके हमारे यूपी में लगा लेंगे तो मुश्किल है उनका सर्वाइव करना, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, इसी वजह से कहा जाता है कि जो वितरण है ना ये दो तरह से हो सकता है। एक तो सर्वव्यापक यानी कि हर जगह मिल जाएगा, और दूसरा स्थानिक जो किसी स्पेसिफिक
रीजन में ही मिलेगा। तो आप देखिए अगर सी का 3 आप मिलान करेंगे तो यहीं से आपको सारे के सारे जो ऑप्शन है वो एलिमिनेट कर जाएंगे, ठीक है। यानी कि अगर आपको ये पता है कि सी का 3 होगा तो फिर और किसी अन्य ऑप्शन की तरफ आपको जाना ही नहीं है, आपका उत्तर मिल गया ऑप्शन 4 वाला। तो ये वो चीज़ें हैं, एलिमिनेशन मेथड वो कुंजी है जो आपको सफल कराने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान देती है, ठीक है। तो एलिमिनेशन हमेशा यूज़ करिए, हमेशा पहले आप उस की पॉइंट को पकड़िए जिस पे आप एकदम मतलब कि श्योर हैं कि हाँ यही होगा, इसका उत्तर तो यही होना है, ठीक है। तो हमने आपको बता दिया कि वितरण जो है ना, अब आपको हमेशा याद रहेगा कि वितरण जो है यानी कि जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसे ज्योग्राफी में दो तरह से हम लोग करते हैं, एक तो जो हर जगह मिल जाएगा और दूसरा कुछ स्पेसिफिक रीजन में ही मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको बता दिया मोटी चमड़ी वाले और फर जिन जानवरों के मध्य मतलब कि शरीर में होता है उस तरह के जानवर, या मतलब कि जैसे शंकुधारी वन हो गए या पेंगुइन जैसे जो पक्षी वगैरह हैं वो सारी चीज़ें, ठीक है। फिर भंडार की बात करेंगे तो नवीकरणीय और अनवीकरणीय हो जाएगा। तो इसका उत्तर यदि हम मिलान करें तो देखिए ए का 1 हो जाएगा, बी का 2 हो जाएगा, 3 का सी हो जाएगा और डी का भाई 4 हो जाएगा, ठीक। चलिए इसका उत्तर हमने बता दिया। 36 नंबर का क्वेश्चन एज इट इज़ मैंने अपने मतलब कि वीडियो में करवाया हुआ है, एज इट इज़ आप ध्यान से देखिए हमारी वीडियोस। ये क्लास 6 का चैप्टर फर्स्ट NCERT हिस्ट्री से क्वेश्चन बना हुआ है, ठीक है। तो देखिए क्या कह रहे हैं आपसे, और ये ना बहुत फंसाऊ क्वेश्चन है, हो सकता है आप इसको देखते और पढ़ते आपको सब कुछ पता है बावजूद इसके सही मतलब कि उत्तर करने में गलती हो जाती। अभी बताएंगे कि कहाँ यहाँ पे एग्जामिनर ने आपको फंसाया हुआ है। कथन और कारण का क्वेश्चन है। असर्शन रीजन, असर्शन में क्या है कि आज से लगभग 12,000 साल पहले भारत में कई क्षेत्रों में गर्मी बढ़ने के कारण घास वाले मैदान बनने लगे। तो हमने आपको बताया था कि हाँ इस तरह की घटना तो हुई थी, और मैंने आपको ये बात भी बताई थी कि मानव इतिहास की जो घटनाएं हैं वो ज़्यादातर आप देखेंगे कि इसी टाइम पीरियड में घटी हैं, ठीक। दूसरा क्या है, कह रहे हैं कि हिरण, बारहसिंघा, बकरी, भेड़ और मवेशी जैसे जानवरों की संख्या बढ़ी। तो आप देखिए कथन भी सही है, कारण भी सही है। क्यों? क्योंकि अगर घास के क्षेत्र बढ़ रहे हैं, गर्मी बढ़ रही है, घास के क्षेत्र बढ़ रहे हैं, तो उस घास को खा करके सरवाइव करने वाले जीव जंतु अपने आप बढ़ेंगे, ठीक है। तो ये बात तो सही है, लेकिन 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 आपको यद्यपि दोनों स्टेटमेंट पता है कि सही है, पर ये जो क्वेश्चन पूछने का तरीका है ना, जो कूट वगैरह दिया गया है, इसमें फंसेंगे। कैसे फंसेंगे? पहला देखिए कि ए गलत है किंतु बी सही है, तो भाई दोनों ही सही है तो ये तो हटा ही दीजिए। दूसरा देखिए ए और बी दोनों सही हैं और ए का कारण बी है। अब आप देखिए यहां आपसे कह रहे हैं कि ए का कारण बी है, अर्थात इनका कहना है कि हिरण, बारहसिंघा, बकरी, भेड़ और मवेशी जैसे जानवरों की संख्या बढ़ी, इस कारण 12,000 साल पहले भारत में कई क्षेत्रों में गर्मी बढ़ी और घास का उत्पाद या घास वाले मैदान बढ़े। अब बताइए क्या ये सही होगा? नहीं ना। कारण क्या होना चाहिए कि भाई देखिए चूंकि आज से 12,000 साल पहले घास के मैदान बढ़े, मतलब घास के मैदान बढ़े, गर्मी बढ़ी, इस वजह से जो जानवर हैं वो बढ़े हैं, ठीक है। तो इसमें जो कारण है ना वो सीधे सीधे उल्टा कर दिया गया है, ठीक है। मतलब इस कथन का कारण ये है, जबकि ये क्या कह रहे हैं भाई इसका कारण ये है, ठीक। तो ध्यान से इसको समझिएगा, बहुत ट्रिकी टाइप का इन्होंने ऑप्शन दे दिया है, पता नहीं क्यों इतना ट्रिकी दिया है, लेकिन ये ना आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग समझने का ही उनका तरीका है कि आप समझ पा रहे हो कि नहीं कि किसकी वजह से क्या हुआ है, ठीक है। तो देखिए ध्यान से देखे रहिए इसको कि भाई 12,000 साल पहले भारत में गर्मी बढ़ी जिसकी वजह से घास के मैदान बढ़े, ठीक। यही कारण है कि जानवरों की, जो ऐसे जानवर जिनके द्वारा घास खा करके ही सरवाइव किया जाता है, उनकी संख्या बढ़ी, ठीक है। तो ना कि जानवरों की संख्या बढ़ी इस वजह से गर्मी बढ़ करके वहां पे घास के मैदान हुई। तो ये थोड़ा कंफ्यूज करने वाला है, एक दो बार आप समझिएगा उसके बाद आपको ठीक लगेगा, ठीक है। तो ध्यान रखिए इसका उत्तर हो जाएगा कि भाई देखिए कथन अपने आप में सही है, कारण भी सही है, लेकिन जो ये कह रहे हैं कि भैया बी जो है ना इसका, देखिए कह रहे हैं कि ए जो है इसका कारण बी है, तो ये गलत हो जाएगा। क्या होगा कि ए का कारण बी नहीं है, अर्थात ऑप्शन सी इसका उत्तर माना जाएगा, ठीक है। तो 36 का नंबर 3 सही होगा, बी पे मत जाइएगा या डी पे, कहीं भी नहीं जाना है आपको, ठीक है। तो एकदम ध्यान से देख लीजिए, पॉज करके इस स्टेटमेंट को एक दो बार खुद समझिएगा, मेरी वीडियोस देखिएगा, आपको बहुत अच्छे से ये स्टेटमेंट समझ आ जाएगा।
क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहे हैं, ध्यान से इसको पढ़िएगा। पुरा स्थलों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो हमने अपनी क्लासेस में पुरा स्थलों के बारे में बहुत अच्छे से चर्चा की है। पहला देखिए कि वह स्थान जहां वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं, तो बात तो सही है, मतलब कि ऐसा स्थान जहां पे अवशेष मिल जाते हैं वो तो भाई ठीक है, पुरा स्थल हम मान लेंगे। दूसरा और कह रहे हैं कि ये केवल जमीन के ऊपर पाए जाते हैं। अब देखिए ये स्टेटमेंट गलत है। क्यों गलत है? पहले तो एक्सट्रीम वर्ड केवल यूज किया गया है, और दूसरा जो पुरा स्थल है वो जमीन के ऊपर ही पाए जाते हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है। तीसरा देखिए कह रहे हैं कि ये केवल जमीन के अंदर पाए जाते हैं, तो ये भी अपने आप में गलत ही हो जाएगा, ठीक है, तो ये भी ठीक नहीं है। अब देखिए ध्यान क्या रखना है कि बी वाला स्टेटमेंट अगर गलत है, ठीक है, ये अगर गलत है तो इससे आपके 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, ठीक है। अब केवल और केवल आपको डी और ए में ही लड़ाई लड़नी है। तो जब 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो जाते हैं तो केवल 2 ही ऑप्शन बचते हैं। उन दोनों में अगर आपको समझ आ रहा है तो समझिए उत्तर बन गया आपका। तो आगे देखिए ये क्या कह रहे हैं कि ये केवल जमीन के अंदर पाए जाते हैं, केवल वर्ड लगा है, फिर हटा दीजिए कि नहीं। उत्तर क्या होगा? डी वाला हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी सही है, ठीक है। तीसरा वाला जो है एकदम सही है। अब देखिए और कहाँ गलतियाँ होती हैं, जैसे यहाँ पे डी देखिए, डी यहाँ पे 4 पे होना चाहिए था, लेकिन इन्होंने 4 पे केवल और केवल ए दिया है। आपको ये भी ध्यान देना है कि डी कहाँ है, वरना पता चला आपको सब कुछ सही मतलब पता है, बावजूद इसके आप डी को जो है 4 पे लेकर के टिक कर दिए। तो नहीं, ये तो केवल और केवल नंबरिंग की गई है। इस नंबरिंग में ये जो कूट है वो कहाँ दिया गया है, कौन से स्टेटमेंट को उन्होंने कहाँ पे दर्शाया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, माइनर मिस्टेक्स हैं जो बहुत ज़्यादा एग्जाम में होती हैं, ध्यान रखिएगा। इसका उत्तर हो जाएगा सी वाला। और सी वाला कहाँ दिए गए, मतलब कहाँ दिया गया है, देखो कुछ भी डी वाला होगा, ठीक है, सी नहीं होगा। इसका उत्तर होगा डी वाला। और डी वाला देखिए कहाँ दिया गया है, ऑप्शन 3 में दिया गया है, अर्थात इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 3, ठीक। चलिए एक्सप्लेनेशन में दिखा देते हैं। तो ये देखिए आप कि पुरा स्थल वे स्थान होते हैं जहां अतीत की वस्तुओं जैसे औजार हो गया, बर्तन हो गया, इमारत हो गया, ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं या प्राप्त होती हैं, इनके अवशेष मिलते हैं। आगे देखिए अन्य कथन क्यों गलत हैं, क्योंकि पुरा स्थल जमीन के ऊपर भी मिल सकते हैं, अंदर या पानी के भीतर भी, कहीं पर भी मिल सकते हैं। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा भाई कि भैया केवल और केवल 4 जो स्टेटमेंट दिया है चौथा वाला वो सही है, बाकी सब तो गलत ही हैं। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे हम लोग। तो जिन लोगों को शिकायत थी कि आंसर तो पहले ही दिख जाता है, रिवीजन नहीं हो पाता, उनके लिए ये स्पेशल क्लासेस हैं कि बिल्कुल नहीं, आप पहले क्वेश्चन पढ़ो, अपना पूरा फुल दिमाग लगा लो, फिर उत्तर हम आपको बता ही रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, कह रहे हैं कि हड़प्पा सभ्यता के लोग बनाया करते थे। बताइए क्या बनाते थे, क्या केवल मछली तलते थे? पहला देखिए कह रहे हैं कि पत्थर की मोहरें बनाते थे। दूसरा पीले रंग से डिजाइन किए गए पात्र, इट मीन्स बर्तन वगैरह। तीसरा देखिए लोहे की तकलियाँ। तो मैंने आपको कई बार बताया हुआ है कि हड़प्पा सभ्यता में ना लोहे की खोज ही नहीं हुई थी, लोहा को मतलब लोहा के बारे में उनकी जानकारी ही नहीं थी, तो भाई लोहा से कैसे कुछ बना सकते हैं। पहला तीसरा वाला जो स्टेटमेंट है पहले उसको आप चेक कीजिए कहाँ है। देखिए बी में है खत्म हो गया, सी में है खत्म हो गया, डी में है खत्म हो गया। आपको उत्तर मिल गया भाई केवल एक स्टेटमेंट से कि इसका उत्तर पहला और चौथा यही सही है। बाकी सब अगर आपको नहीं भी पता है तब भी कोई मतलब की बात नहीं है, ठीक है। तो अगर आपको ये पता होता कि हड़प्पा सभ्यता जो है ना वो कांस्य युगीन सभ्यता थी, वहाँ पे तांबे की जानकारी थी, कांसे की जानकारी थी, लेकिन लोहा के बारे में उनको जानकारी नहीं थी। तो ध्यान रख सकते हैं आप। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 1 वाला। एलिमिनेशन मेथड यहाँ भी काम कर गया। तो वो लोग क्या करते थे, पत्थर की मोहरें बनाते थे और साथ में सोने चांदी के बर्तन वगैरह बना लेते थे, लेकिन लोहे का यूज़ उनके द्वारा नहीं किया जाता था। ऑप्शन ए सही हो जाएगा कि ए और डी सही है। एक्सप्लेनेशन में देख लेंगे हम लोग। तो एक्सप्लेनेशन में ज़्यादा कुछ है नहीं, बस वही है कि हड़प्पा के लोग ये पत्थर की मोहरें और सोने के बर्तन वगैरह तो बनाते थे, किंतु इनको लोहे की जानकारी नहीं थी। और आगे देखिए उनके बर्तन पे काले रंग की डिज़ाइन की गई है, पीले रंग की नहीं की गई है। वहाँ पे जो पीला रंग दिया गया है वो नहीं है, काले रंग की इन्होंने डिज़ाइनिंग की है। इस बात को आप ध्यान से देख लीजिए। अगले क्वेश्चन को देखिए। ये क्वेश्चन देखिए, कह रहे हैं कि एक महापाषाण कब्र से 2 कंकालों के अवशेष मिले थे, इन दोनों में से महिला के कंकाल का अनुमान लगाने के लिए क्या करना होगा।
मैंने जब ये वाला टॉपिक पढ़ाया हुआ था तो बहुत जोर दे देकर बताया हुआ था। इवन मैंने जो 200 एमसीक्यू करवाए हुए हैं क्लास 6 एनसीईआरटी हिस्ट्री के टॉप 200 एमसीक्यू, जो कि आप लोगों ने बहुत सपोर्ट किया है उस वीडियो पे, मतलब बहुत प्यार मिला उस वीडियो पे। तो उसमें भी जोर दे दे करके बताया था कि समझिए ये वही क्वेश्चन है जब मैंने दिया हुआ था सीटेट का पेपर और उसमें पूछा गया था। तो चलिए देख लेंगे, ये वही पेपर है एग्जैक्टली। बस मैं मतलब कि मेरा खुद का ये अपलोड किया हुआ नहीं है, ये अपलोड तो किसी और ने किया था, मैंने वहाँ से लिया हुआ है, मतलब वेबसाइट से डाउनलोड किया है। तो देखिए कैसे हम पता करेंगे अगर दो कंकाल मिले हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि बच्ची और बच्चों के ना हो। इट मीन्स मतलब छोटे बच्चे या बच्चियों की बात नहीं किया जा रहा है, यहाँ पे महिला पुरुष की बात की जा रही है। तो अगर दो कब्र में दो कंकाल मिले हैं, एक महिला की और एक पुरुष की, आपसे कहा जा रहा है कि चलो बताओ कौन सा कंकाल पुरुष का होगा, कौन सा महिला का, तो आप कौन सी बुद्धि लगाओगे, यही क्वेश्चन यहाँ बना हुआ है। ठीक है, चलिए कह रहे हैं हड्डियों की संरचना। तो क्या हड्डियों की संरचना में ऐसा होता है क्या कि महिलाओं की हड्डियां अलग होती हैं, पुरुषों की अलग होती हैं? नहीं ना, ये थोड़ा अजीब नहीं लग रहा? दूसरा देखते हैं, फिलहाल के लिए अभी इसको मतलब कि रखते हैं, पॉज करके रखते हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि एकदम गलत है या एकदम सही है। आगे देखिए, कह रहे हैं कंकालों के मिले आभूषण। तो आभूषण से कैसे पता चलेगा? पहले भी देखिए, पहले क्या हुआ करता था कि महिलाएं और पुरुष दोनों ही आभूषण वगैरह पहना करते थे, कान में भी पहन लेते थे, और अभी भी मैंने देखा हुआ है कुछ साधु लोग हैं जो नाक में भी पहन लेते हैं एकदम, वो हम लोगों क्या उसको कुछ और कहते थे, मैं भुला गई अभी। और तीसरा देखिए कंकालों का आकार, और चौथा है कंकालों के साथ मिले खाने पकाने के बर्तन। ये तो वैसे भी गलत है, ज़रूरी थोड़ी ना है कि महिलाएं खाना बनाया करती रही होंगी और पुरुष बैठ के केवल और केवल उनको ताकते रहते होंगे, ऐसा नहीं हो सकता ना। तो क्या ऐसी मतलब कि कौन सी ऐसी चीज़ है, कौन सा ऐसा स्पेसिफिक पॉइंट है जिसकी वजह से आप पता कर पाएंगे कि ये कंकाल पुरुष का है या फिर महिला का? देखिए इसका जो सही उत्तर है वो क्या हो जाएगा, तो आभूषण होगा नहीं, बी हटा दीजिए। ठीक है, कंकालों के साथ मिले खाने पकाने के बर्तन, तो डी भी नहीं होगा और डी कहीं दिया ही नहीं है। तो क्या हो जाएगा इसका स्पेसिफिक उत्तर, ये आप बताइए। तो ये हो जाएगा ऑप्शन 1 वाला, यानी कि हड्डियों की संरचना। ठीक है, तो मैं आपको फंसा रही थी, कुछ लोग फंस भी गए होंगे कि अरे यार ये तो नहीं होगा। तो फंसना नहीं है, अपना दिमाग यूज़ करना है अगर आपने हमारे साथ पढ़ा है तो। ठीक है, क्या हो जाएगा, हड्डियों की संरचना। हमने आपको बताया हुआ था कि स्पेसिफिक ऐसे बॉक्स में करके पॉइंट दिया गया है जिसमें ये बताया गया है कि अगर आप महिला पुरुष की हड्डियों को देख करके पहचानना चाहते हैं उनका कंकाल की कौन सा महिला का है कौन सा पुरुष का है, तो आपको देखना चाहिए कि जो महिलाएं हैं ठीक, उनके कटी प्रदेश अर्थात उनका जो कूल्हा वाला एरिया होता है वो पुरुषों की अपेक्षा चौड़ा होता है। ऐसा माना जाता है कि जो महिलाएं हैं जब बच्चों को जन्म देती हैं तो उसके बाद उनका वो वाला एरिया थोड़ा चौड़ा हो जाता है अपेक्षाकृत पुरुषों के। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे देखिए, कई बार इसको बता चुके हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 40, कह रहे हैं कि प्रारंभिक काल से शुरू करके आरोही क्रम निम्नलिखित को सजाएं। मैंने आपको बताया हुआ ना भाई, क्रोनोलॉजी खूब पूछता है। ठीक है, तो क्रोनोलॉजी आपको पता होना चाहिए, इसी वजह से मैंने जितनी भी क्रोनोलॉजी एनसीईआरटी में दी सब का सब आपको बताया हुआ है। फटाफट देखिए, वेदियों सॉरी जो हमारे वेद हैं तो हमने बताया है, हमारे टोटल 4 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद। क्रम थोड़ा उल्टा हो गया, पहले यजुर्वेद आएगा बाद में अथर्ववेद आएगा। ठीक है, तो ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। दूसरा देखिए, महापाषाण के निर्माण की शुरुआत, और चौथा है इनाम गांव में जो कृषक हैं इनके द्वारा खेती। सब मैंने बताया हुआ है, मुझे अच्छे से याद आ रहा है। और चरक चरक और सुश्रुत याद आ रहा है कि नहीं, चरक संहिता। चलिए देख लेंगे क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर। तो उत्तर हो जाएगा इसका 4 वाला, यानी कि ABCD, यानी कि यहाँ पे इसका उत्तर 4। चलिए व्याख्या में देखते हैं, फिर ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। उसमें मैंने कालक्रम भी लिख के रखे हुए हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि वेदों की रचना कब हुई थी, तो आज से लगभग 3500 साल पहले वेदों की रचना हुई थी। ये क्रम आपको पता होना चाहिए। उसके बाद देखिए, जो महापाषाण है वो लगभग आज से 3000 साल पहले के हैं। वहीं इनाम गांव जो कि हम लोग मानते हैं कि ताम्रपाषाण बस्ती है, तो ये मतलब कि ताम्रपाषाण कालीन है, तो इसको भी आप समझ सकते हैं कि ये इसके बाद की ही बात होगी। बचा क्या हमारे पास, चरक। तो इनके द्वारा ये जो चरक संहिता वगैरह लिखी गई है ये आज से 2000 साल पहले की बात है, पहली ईस्वी की बात है। इस तरह का हमने एनसीईआरटी में पॉइंट देखा हुआ था। याद आ रहा है कि नहीं कुछ? तो ध्यान रखिएगा, इसको अगर क्रोनोलॉजी में लगाने को दोबारा से आ जाए
तो वेदों की जो रचना है वो सबसे प्राचीन है, यानी कि आज से 3000 साल पहले नहीं, 3500 साल पहले की बात है। फिर महापाषाण जो है वो आज से लगभग 3000 साल पहले की बात है। और वहीं इनाम गांव की बात करेंगे तो ये उसके बाद की बात है। और चरक संहिता की यदि बात करें, या जो चरक जैसे हमारे यहाँ महान व्यक्तित्व रहा करते थे, उनका समय है आज से 2000 साल पहले। ठीक, 41 देखिए, ये भी क्रोनोलॉजी का ही है, लेकिन आपको इसमें दूसरी तरह से क्रोनोलॉजी सेट करनी है, अर्थात यहाँ ना अवरोही क्रम में सेट करना है। अर्थात सबसे बाद की घटना जो होगी उसको आपको सबसे पहले लिखना है, उससे पुरानी जो होगी वो उसके बाद, उससे पुरानी जो होगी उसके बाद, और सबसे पुरानी जो घटना होगी उसको सबसे बाद में लिखना है। ठीक है, जैसे कौन सी घटना कल घटी है उसको सबसे पहले लिखना है, उसके पहले यानी परसों जो घटी थी उसको दूसरे नंबर पे, नरसों जो घटी थी उसको तीसरे नंबर पे, और उससे भी पहले जो घटी थी वो लास्ट में आएगा। इस तरह से क्रोनोलॉजी सेट करना है। इसी को हम लोग बोलते हैं अवरोही यानी उल्टा क्रम, यानी कि घटता हुआ क्रम। चलिए फटाफट देख लेंगे। कह रहे हैं कि लोहे के प्रयोग में बढ़ोतरी हुई, नगरों का विकास हुआ और आहत सिक्के जो है वो बनाए जाने लगे। दूसरा, उपमहाद्वीप में लोहे के प्रयोग की शुरुआत हुई। तीसरा, अरिकामेडु पत्तन में बसना। और चौथा है संगम साहित्य की रचना जो है वो शुरू हुई। तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा कि सबसे पहले जो घटना हुई है वो अरिकामेडु पत्तन, यानी कि अभी हाल की घटना है, आप समझिए कि कल की ये घटना है। ठीक है, तो ये अरिकामेडु पत्तन में बसने वाली घटना सबसे पहले आपको लिखनी है। तो सी तो सबसे पहले आ जाएगा, तो इन दोनों को हटा दीजिए। ठीक है, अब देखिए सी के जस्ट बाद डी दिया है, तो इसमें आपको कंफ्यूज ही नहीं होना है। तो सी के बाद डी आ जाएगा, संगम साहित्य की रचना की शुरुआत। इन्हीं दोनों में कंफ्यूजन होना है। तो बताइए कि क्या पहले लोहे के प्रयोग की शुरुआत हुई होगी या फिर उसकी बढ़ोतरी हो, मतलब की हुई होगी यूज में। तो जाहिर सी बात है कि पहले जो है वो शुरुआत हुई होगी, तो यानी कि शुरुआत वाला जो है वो लास्ट में लिखना होगा, और जब बढ़ोतरी हुई है तो उसको पहले लिखना पड़ेगा, क्योंकि हमको क्रम उल्टा सजाना है। तो इस हिसाब से यदि हम लोग देखें तो इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी वाला, यानी कि ऑप्शन 2। यानी कि हाल में जो घटना हुई होगी वो हुई होगी कि लोहे के प्रयोग में बढ़ोतरी हुई और नगरों का विकास हुआ, आहत सिक्के जो है वो डेवलप किए गए। सबसे लास्ट में जो घटना होगी वो होगी कि भाई उपमहाद्वीप में लोहे के प्रयोग की शुरुआत की गई। ठीक है, तो ध्यान से इसको देख लीजिएगा। क्रोनोलॉजी वाले में कुछ लोगों को समस्या होती, मुझे भी हुआ करती है, ऐसी बात नहीं है कि मैं रोबोट नहीं हूँ। ठीक है, तो समस्याएं सबको होती हैं, बस ध्यान देने की ज़रूरत है। आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा तो समझ आएगा। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन 2 वाला, यानी कि सबसे हाल की जो घटना है वो अरिकामेडु है। वहाँ पे जो पत्तन, पत्तन मतलब होता है बंदरगाह, जो कि मैंने पहले भी बताया हुआ है। उससे पुराना है संगम साहित्य की रचना, उससे भी पुराना है लोहे के प्रयोग में बढ़ोतरी, और सबसे पुराना है भाई कि उपमहाद्वीप में लोगों ने लोहे के बारे में जाना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। और अगर आपको लग रहा है कि हम ज़्यादा टाइम ले रहे हैं तो भाई ये महामैराथन है, और दूसरी बात बहुत डिटेल में हम लोग एक्सप्लेनेशन देखते हैं, आप स्पीड बढ़ा करके देख सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन कथन और कारण से है, तो ये चोलों से संबंधित है। पहला देखिए, कह रहे हैं कि चोल मंदिर धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के केंद्र थे। ठीक है, दूसरा देखिए, चोल कांस्य प्रतिमाएं देवी देवताओं की थी, कुछ प्रतिमाएं भक्तों की भी हुआ करती थी। आपको ये सारे कूट वगैरह दिए गए हैं, बताना है कि बताइए कौन सा उत्तर सही हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर क्या है कि भाई कथन और कारण अपने आप में सही है, लेकिन व्याख्या नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है, तो स्टेटमेंट देखिए। पहला देखिए कि जो चोल मंदिर है वो धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के केंद्र थे। तो ये कोई सा भी मंदिर हो, वो उस जगह की या उस स्पेसिफिक लोकेशन की कैसे धार्मिक संरचना है, कैसे सामाजिक संरचना है, और कैसे वहाँ के कल्चर वगैरह है, ये सब बताते हैं। ठीक है, तो पहला कथन तो एकदम सही है। कारण देखिए, कह रहे हैं कि चोल कांस्य प्रतिमाएं देवी देवताओं की भी थी और कुछ प्रतिमाएं भक्तों की भी हुआ करती थी। तो ये बात भी सही है, लेकिन क्या इस वजह से कि चोल कांस्य प्रतिमाएं देवी देवताओं और कुछ भक्तों की थी, इस कारण से वहां पे यानी कि चोल मंदिर में धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के केंद्र माने जा रहे हैं? नहीं ना, ये गलत है। ठीक है, हाँ, इसकी वजह से हम मान सकते हैं कि चोल जो है, चोल मंदिर, ये धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के केंद्र थे। ये कहाँ कैसे पता चल रहा है भाई, क्योंकि आप देखिए कि चोल कान से जो प्रतिमाएं हैं वहां पे देवी देवताओं के भी साक्ष्य मिले हैं, और साथ में कुछ भक्तों के भी प्रतिमाएं वगैरह मिली हुई हैं। ठीक है, तो कुल मिला के आप देखिए उल्टा किया गया है, जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में था उसी को यहाँ भी रिपीट किया गया है, सेम चीजें दे करके आपको फंसाई गई है। ठीक है, तो उत्तर क्या हो जाएगा कि अपने आप में कथन भी ठीक है, अपने आप में कारण भी ठीक है, लेकिन आप देखिए कि ये इसका स्पष्टीकरण नहीं है, अर्थात ऑप्शन सी। ठीक, ये देखिए उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन 3 वाला। तो 42 का 3 होगा। आगे देखिए, व्याख्या में ऐसा कुछ है नहीं कि मैं चल के वहां दिखाऊं। अगला क्वेश्चन देखिए,
तवारीख के बारे में, तो ये क्लास 7 हिस्ट्री का है, ठीक है। अब हम लोग जल्दी ही मतलब देखेंगे इसके बारे में, क्योंकि क्लास 7 हिस्ट्री हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं, एक चैप्टर समाप्त भी हो गया है। कह रहे हैं कि दिल्ली के सुल्तानों के समय तवारीख के लेखकों ने जन्मसिद्ध अधिकार और लिंग भेद पर आधारित आदर्श समाज की व्यवस्था बनाए रखने की सलाह दी तो थी, ऐसा कुछ हम लोग आगे देखेंगे भी। कह रहे हैं उनके विचारों में सारे लोग सहमत हुआ करते थे। अब बताइए, बताना है, बताइए कौन सा सही होगा। अब आप सोचिए कि क्या ऐसा कोई विचार हो सकता है जिससे हर कोई सहमत हो? नहीं ना। तो ऐसा कोई विचार ना तो आज तक हुआ है, ना तो आने वाले दिनों में होगा जिससे हर कोई सहमत हो। हर कोई सहमत होने का मतलब है कि भाई पांचों उंगलियों का बराबर होना, जो कि असंभव है आज तक की डेट में, ठीक है। तो ध्यान रखिए, ऐसा कोई विचार ही नहीं हो सकता है जिससे समाज का हर एक व्यक्ति मतलब कि संतुष्ट हो। तो इसका उत्तर हो जाएगा, देखिए ए वाला सही है लेकिन बी गलत है, ठीक है। कैसे ये सही है कि हाँ, उस समय यानी कि जो दिल्ली सल्तनत है उनके सुल्तानों के टाइम जो तवारीख के लेखक हैं, इन्होंने जन्मसिद्ध अधिकार और लिंग भेद पर आधारित आदर्श समाज व्यवस्था को बनाए रखने की सलाह दी। आप देखेंगे कि रजिया जैसी जो महान शासिका हुई, जो कि दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासिका मानी जाती हैं, उनको भी लिंग भेद की वजह से बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। अंततः उनको मौत के घाट उतार दिया जाता है, ठीक है। तो ये बात सही है लेकिन बी गलत है। आगे देखिए, रजिया सही क्वेश्चन बन गया है। तो रजिया ने अपने अभिलेखों में अपना नाम पुरुषों जैसा लिखकर अपने पुरुष होने का भ्रम किया। ना 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 ना, आगे हम लोग देखेंगे, क्लास 7 में है ये, एसएनसीईआरटी में पॉइंट दिया हुआ है बॉक्स बना करके। दूसरा देखिए, कह रहे हैं कि तवारीख के लेखकों ने सामाजिक तथा लिंग भेद को आधार बनाकर ये तर्क दिया कि पुरुष जो है स्त्रियों की तुलना में श्रेष्ठ होते हैं। तो अब देखिए, एक जैसा दो दो क्वेश्चन बन गया कि नहीं। पहला वाला, इसके पहले का जो क्वेश्चन था वो भी यही बात कह रहा था, ठीक है, और जस्ट इसके नीचे का भी कथन देखिए वही बात कह रहा है। तो ये तो हमें समझ आ रहा है कि दूसरा तो एकदम सही है, ठीक है। तो बी तो गलत होना नहीं चाहिए, तो बी सही है, बी गलत है, ये वाला ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, ठीक है। अन्य जो ऑप्शन है उन्हें फटाफट देख लेते हैं। तो यहाँ कह रहे हैं कि जो रजिया हैं, इन्होंने अपने अभिलेखों में अपना नाम पुरुषों जैसा लिखवा करके अपने पुरुष होने का भ्रम पैदा किया। तो ये बात गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि ये रानी रुद्रमा देवी जी के बारे में स्टेटमेंट है। किसके बारे में? तो जो काकतीय वंश की रानी थी, रानी रुद्रमा देवी जी, उनके द्वारा ये किया गया। उस टाइम पे भी, मतलब उस टाइम पे भी क्या, आज भी देखिए कि जो महिलाएं हैं उन्हें शासक के रूप में देखना पसंद थोड़ा कम ही करते हैं लोग। अब तो काफ़ी सारे लोग फिर भी प्रोग्रेसिव हो रहे हैं, तो शासिका के रूप में शायद पसंद करने लगे हैं। लेकिन आप देखिए कि जिस समय की ये बात है, अब जैसे रजिया की जो बात आएगी, ये कब से कब की बात है, तो वही 700 से 1700 के मध्य, और उसी के आसपास आप देखेंगे कि जो मतलब कि काकतीय राजवंश है, उनके बारे में हम लोग देखेंगे कि जो काकतीय राजवंश है जो कि तेलंगाना का था, वहाँ पे आप देखिए एक शासिका हुई, रानी रुद्रमा देवी, ठीक है, बहुत महान शासिका मानी जाती हैं। उन्होंने, उनके जो पेरेंट्स हैं, उनको पता था कि हमारी जो जनता है वो किसी भी कीमत पे ये एक्सेप्ट नहीं करेगी कि जो उनका राजा है वो कोई लड़की हो, अर्थात रानी के अंडर में शासन करना कोई भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो बचपन से ही उन्होंने अपनी बेटी को एकदम बेटे के जैसे पाला, उनको वैसे वस्त्र पहनाए, सब कुछ किया, वैसे ट्रेनिंग दी। सबसे बड़ी बात कि उनका नाम तक मतलब राजकुमार रुद्रदेव रख दिया गया, रुद्रमा देवी नहीं बताया गया। आगे चल के हालांकि पता होता ही है, तो सब बात की बातें हैं। तो कुल मिलाकर के अगर आपसे कहें कि क्या रजिया के द्वारा इस तरह का काम किया गया कि उन्होंने अपना जो नाम है वो पुरुषों के जैसा लिखवाया, तो नहीं, उन्होंने नहीं किया था। रानी रुद्रमा देवी जो कि काकतीय वंश से संबंधित है, इनके द्वारा ये काम किया गया। इन्होंने अपने जो अपना नाम है वो प्रताप रुद्रदेव या रुद्रदेव लिखवा करके पुरुष होने का भ्रम पैदा किया था। और इसके पीछे सोचिए, सोसाइटी ही जिम्मेदार थी। वो, उनको शौक नहीं लगा था, कोई भी, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, वो अपनी जो अस्मिता है उससे समझौता नहीं करना चाहता। सभी चाहते हैं कि अगर मैं महिला हूँ तो महिला के रूप में ही गर्व से जीवन व्यतीत करूँ, और जो पुरुष है वो भी चाहते हैं कि पुरुष के रूप में ही जीवन व्यतीत करें। लेकिन 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 ये जो सोसाइटी है, जब वो एक्सेप्ट नहीं करती है कि एक महिला शासिका बने, तो फिर मजबूरी में लोग अपनी अस्मिता को पहचान, मतलब कि अस्मिता जो है उसको छिपाने के लिए विवश हो जाते हैं, ठीक है। तो चलिए फिलहाल के लिए इसका उत्तर जाने रहिए कि ये जो स्टेटमेंट है ये रजिया सुल्तान के बारे में ना होकर के रानी रुद्रमा देवी जी के बारे में है, और दूसरा स्टेटमेंट एकदम सही है, अर्थात इसका उत्तर हो जाएगा कि ए गलत है, ठीक है, परंतु बी सही है, ऑप्शन ए। चलें आगे देखेंगे। और जिनको टाइम का इशू है, मैं फिर से कह रही हूँ, स्पीड बढ़ा सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी क्लास 7 हिस्ट्री से ही आ रहा है, ठीक है।
और अगर आप अभी तक यहाँ पे रुके हुए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ वीडियो को हाइप कर दीजिए। हाइप करने से आपका कोई नुकसान नहीं होगा, बस जो यूट्यूब है उसको लगेगा कि हाँ वीडियोस काम किए हैं, उसमें जो कंटेंट प्रोवाइड किया गया है वो कंटेंट बढ़िया है, और बढ़िया कंटेंट है तो वो अन्य लोगों तक वीडियो को पुश करता है। तो आप लोग अगर सच में चाहते हैं कि हमारी वीडियोस अन्य लोगों तक भी पहुँचे, वीडियोस का कंटेंट अच्छा है, बताने का तरीका अच्छा है, तो प्लीज़ आप लोग हाइप कर दिया करिए। हाइप करने का तरीका क्या है, तो जहाँ पे कमेंट किया जाता है वहाँ पर भी आपको ऐसे 3 डॉट्स मिलते हैं, ऐसे इससे स्क्रॉल करिएगा तो वहाँ पे भी हाइप करने का ऑप्शन आएगा, और साथ में आप देखेंगे कि जहाँ पे शेयर करने का बटन होता है उसी के जस्ट आगे आप इस तरह से एक देखेंगे, मतलब कि स्टार टाइप का बना रहता है, वहाँ से हाइप करना है। तो एक वीडियो को आप केवल और केवल 3 बार ही हाइप कर सकते हैं, तो प्लीज़ कर दिया करिए। चलिए आगे देखेंगे। ये देखिए, कह रहे हैं कि अकबर, जहांगीर और शाहजहां ने सुलह ए कुल यानी कि सर्वत्र शांति की जो विचारधारा है उसको अपनाया था, या फिर इसके विचार को शासन का सिद्धांत बनाया। चलिए दूसरा देखिए, कह रहे हैं कि विभिन्न धर्मों से जुड़े हुए व्यक्तियों के साथ विचार विमर्श से अकबर की समझ बनी कि जो विद्वान धार्मिक रीति और मतांधता पर यानी मत की अंधता पर बल देते हैं वे अक्सर कट्टर होते हैं। देखने से ही समझ आ रहा है कि भाई दोनों ही मतलब पॉजिटिव वे में जा रहे हैं। तो बताइए क्या हो जाएगा इसका उत्तर 45 का। ये आपके पास सारी चीज़ें दी गई हैं तो हर चीज़ एकदम पॉजिटिव ही लग रहा है, अर्थात इसका ऑप्शन 2 हो जाएगा, यानी कि कथन भी सही है, कारण भी सही है। ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। और यहीं पे अगर औरंगजेब को दे दिया होता तो क्या होता, फिर तो भाई गलत हो जाता औरंगजेब अकेले के आने से। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी वाला। हम लोग क्लास 7 मतलब हिस्ट्री में बहुत अच्छे से इनके बारे में डिस्कस करेंगे। अगर कोई लोग हैं जो चाहते हैं कि पहले से ही अभी से ही देख लें तो क्लास 6, 7, 8 इन सब का कंपाइलेशन हमने पहले ही दिया हुआ है। चूँकि हमने सोचा था कि जुलाई में सीटेट होगा पर जुलाई में हुआ नहीं, तो मैंने उस टाइम पे भी करवाया हुआ था। तो आप लोग चाहें तो उस कंपाइलेशन को देख सकते हैं, लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। अगला क्वेश्चन देखिए, और ठंडी तो बहुत है। यहाँ देखिए कथन और कारण दिया गया है। कह रहे हैं कि दिल्ली के सुल्तानों और मुगलों के काल में श्रेणीबद्ध समाज ज्यादा सरल हो गया। बताइए क्या ऐसा हुआ था। दूसरा, जनजातीय समाज कई असमान वर्गों में विभाजित नहीं था। और आपसे कह रहे हैं कि चलो ये आपके पास कूट वगैरह है, इसमें आपको सही उत्तर का चुनाव करना है। तो क्या हो जाएगा इसका उत्तर, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए वाला, यानी कि पहला ही सही है। कि आप देखिए, कह रहे हैं कि दिल्ली के सुल्तानों और मुगलों के काल में श्रेणीबद्ध समाज ज़्यादा सरल हो गया था। अरे भैया सरल नहीं हुआ था, कठिन हो गया था। और दूसरा देखिए कि हाँ, जो जनजातीय समाज है ना ये बहुत ज़्यादा मतलब कि डिवाइड नहीं होते हैं, जो हैं तो हैं। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 2 मतलब कि 1 वाला, कि ए गलत है परंतु बी सही है। तो याद रखिएगा कि भाई इनके टाइम पीरियड में जो समाज का है ना वो काफ़ी मतलब कि श्रेणियों में बट गया था, अर्थात बहुत कठिन हो गया था। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 47, ये क्लास 8 हिस्ट्री से है। ठीक है, आधुनिक भारत के इतिहास से क्वेश्चन बना हुआ है क्लास 8 की हिस्ट्री से, आगे देखेंगे ही हम। देखिए कह रहे हैं कि बहादुर शाह जफर ने मुखियाओं और शासकों को चिट्ठी लिखकर अंग्रेजों से लड़ने के लिए भारतीय राज्यों का एक संघ बनाने का आह्वान किया था। दूसरा देखिए कारण क्या, दूसरा कथन है कि बहादुर शाह जफर के 1857 के बगावत को अपना समर्थन देने के फैसले ने जो स्थिति है वो रातों रात पीड़ित बगावतियों के पक्ष में बदल दी। ठीक है, ये 1857 का जो विद्रोह है जो कि क्लास 8 में आपको पढ़ने को मिलेगा, वहां से क्वेश्चन बना हुआ है। फौरन देख लेते हैं इसका क्या उत्तर होगा। ये सारे कूट वगैरह दिए गए हैं। ठीक है, तो देखिए दोनों ही पॉजिटिव ही लग रहे हैं, अर्थात दोनों उत्तर सही हो जाना चाहिए, यानी कि दोनों कथन सही होगा। कि जो बहादुर शाह जफर हैं इन्होंने जो मुखिया वगैरह हैं उनको कहा कि देखो भाई, वो उन्होंने अपने नाम से पत्र लिखवाया कि देखिए हम चाहते हैं कि आप सब लोग 1857 की जो क्रांति है उसमें सम्मिलित हों। ठीक है, और बहादुर शाह जफर को नेता मान लें कि हाँ हमारी क्रांति के जो नेता हैं वो बहादुर शाह जफर हैं। उसके पीछे का कारण ये था कि मुगल जो है ना वो काफ़ी टाइम पीरियड से ही शासन कर रहे थे, तो और काफ़ी केंद्रित जो है उनका सत्ता भी रही थी। जब आप देखेंगे कि जब अकबर रहे, जहांगीर रहे हैं, ये इन सारे लोगों ने ना काफ़ी अच्छा शासन स्थापित किया हुआ था। लगभग हर कोई इनको अपना शासक मान रहा था। इस वजह से बहादुर शाह जफर को लोगों ने अपनी क्रांति का नेता चुना, और बहादुर शाह जफर ने चिट्ठी लिख लिख करके कहा कि चलो भाई 1857 की क्रांति अनिवार्य हो गई है, हमें एक साथ आकर के अंग्रेजों को धूल चटानी है। ठीक है, तो ये बात सही है। बहादुर शाह जफर को 1857 के बगावत में जो है इन्होंने अपना समर्थन दिया, तो ये बात भी एकदम सही है। लोगों को लगा कि हाँ चलो हमारी ओर से कोई एक नेता उभर रहा है जो हमारे दुख दर्द को समझ रहा है और हमारे दर्द को इन
मतलब जो आए हुए थे गोरे, इनसे खत्म करने में मदद करेगा। ठीक है, तो ये बात सही है, दोनों ही सही है, कथन भी सही है, कारण भी सही है और व्याख्या भी है। फिर से वही क्लास 8 हिस्ट्री का ही क्वेश्चन है ये। ठीक है, आधुनिक भारत का इतिहास, जो विदेशी कंपनियां आई हमारे यहाँ, अंग्रेजों का शासन जो हमारे पूर्वजों ने झेला। कह रहे हैं कि औपनिवेशिक काल के दौरान महिलाएं जाति और सुधार के संदर्भ में कौन सा विकल्प गलत है। अब देखिए यहाँ पे गलत आ गया है। ठीक है, जैसे यहाँ तो भाई पेपर में ही टिक करके दे दिया है, जरूरी नहीं है कि पेपर में टिक करके या हाईलाइट करके ही दिया हो, आपको खुद ही अलर्ट रहना है। यहाँ आपसे क्या कह रहे हैं कि प्राचीन ग्रंथों के ज्ञान से सुधारकों को नए कानून बनवाने में मदद मिली। दूसरा क्या है, विद्यासागर इट मीन्स ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने विधवा विवाह का सुझाव दिया। गलत बताना है ना, तो ये बात तो सही है भाई, उन्होंने विधवा विवाह के पक्ष में बहुत काम किया। तीसरा देखिए, प्रार्थना समाज ने केवल, अब यहाँ पे समझिए, हिंदू ग्रंथों पर विचार विमर्श किए। और यहाँ देखिए पंडिता रमाबाई ने पूना में एक विधवा गृह की स्थापना की। तो हमने कल ये पॉइंट देखा हुआ था पंडिता रमाबाई जी के बारे में, लेकिन अभी उस चैप्टर को हम बहुत डिटेल में एनालिसिस करेंगे, जो कि हमने कल की ही वीडियो में बताया हुआ है। ठीक है, तो बताइए क्या हो जाएगा इसका उत्तर, क्योंकि आपसे रॉन्ग पूछा जा रहा है, तो ध्यान से देखिएगा कि उत्तर यही 3 हो जाएगा। पहले ही मैंने आपको बता दिया था, केवल वाले शब्द पे अलर्ट हो जाना है। ठीक है, तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 3, क्योंकि यही रॉन्ग है, बाकी अन्य जो भी पॉइंट दिए हुए हैं वो सब सही है। अगला देखिए, तेलंगाना राज्य पहले भारत के किस राज्य का हिस्सा था। ये ज्योग्राफी से क्वेश्चन या पॉलिटी कहीं से भी समझ सकते हैं, वैसे पॉलिटी का है, जब राज्यों का मतलब पुनर्गठन 1956 आया, राज्यों का पुनर्गठन 1956, तो उसमें ना ऐसे बहुत सारे स्टेट्स हैं जिनके बारे में बताया गया। हालांकि उसी में आपको आगे चल के बताएंगे कि कैसे तेलंगाना भारत के आंध्र प्रदेश से अलग होकर के, कमेंट करके बताइए कौन सा राज्य बना था, 24, 25, 26, 27 कौन सा बना था, बताइए कमेंट करके। ठीक है, कुछ आप भी करिए। चलिए, यहाँ क्या कह रहे हैं कि तेलंगाना राज्य पहले किस राज्य का हिस्सा हुआ करता था। भाई ये आंध्र प्रदेश का था। ठीक है, आंध्र प्रदेश से ही अलग होकर के ये अपना जो अस्तित्व है वो लेकर के आया है। 50 नंबर का क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित कथनों पे ध्यान दीजिए और लोकतंत्र में संचार माध्यम की सही भूमिका का चयन कीजिए। कल वाली वीडियो में भी हमने देखा था संचार माध्यम। ठीक है, पहला देखिए, इसे समाचार के माध्यम से मतलब कि नागरिकों को सूचना पहुंचानी चाहिए। तो संचार माध्यम क्या क्या ये काम है, होना तो चाहिए। दूसरा दिखाइए, मतलब दूसरा देखिए कि इसे विज्ञापक के दृष्टिकोण को समाचार कार्यक्रमों के माध्यम से देनी चाहिए। नहीं कि जैसे कोई विज्ञापन दे रहा है, जैसे सपोज दैट निरमा का विज्ञापन आ रहा है भैया, कौन सा निरमा, जो भी निरमा हो, अभी मुझे कोई ऐड नहीं याद आ रहा है। जैसे एक्टिव व्हील का देखिए आजकल बहुत दिखाते रहते हैं ऐड, और भी बहुत सारे हैं, पढ़ाते समय ये सब भुला जाता है मुझे। तो देखिए क्या केवल और केवल जो समाज मतलब कि संचार माध्यम है, इनका एक ही काम है कि चल भैया खूब ढेर सारे ऐड दो और जो मतलब व्यूअर्स हैं उनको परेशान करो, तुम अपना पैसा बनाओ, क्या ये काम है। गलत लग रहा है ना, कितना खराब लगेगा। आप कुछ भी न्यूज़ वगैरह देखने बैठे हैं, कोई बहुत काम की न्यूज़ देख रहे हैं, अचानक से कौन सा निरमा आ गया, बहुत खराब लगता है, मतलब एकदम झुरा जाए पौधा। तो वही पॉइंट है कि ये काम नहीं है इनका। ठीक है, तो ये तो गलत होना चाहिए। तो बी वाला जहाँ जहाँ उसको निपटाइए, ये निपटा, ये निपटा, ये निपटा, उत्तर मिल गया फौरन। ठीक है, तो अगर आप ये समझ रहे हैं कि ऐड देखना बहुत गंदा लगता है, जैसे अभी मेरी ही वीडियो में ऐड आता होगा तो आप लोगों को लगता होगा अरे यार कहाँ से आ गया, अच्छा खासा रिदम बना हुआ था। तो भाई ये यूट्यूब की पॉलिसी है, क्या किया जा सकता है। और ऐड नहीं आएगा तो फिर हम लोग भी इतनी मेहनत कर रहे हैं, एक तो आप लोग लाइक वाइक भी नहीं करते हैं, तो कुछ तो हम लोगों के भी सपोर्ट में होना चाहिए ना, इस परिश्रम का कुछ तो परिणाम मिले। चलिए, तो दूसरा वाला अगर निपट गया तो हमारा उत्तर आ गया ऑप्शन 2। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कह रहे हैं इसे हर दृष्टिकोण की चर्चा करना चाहिए। तो हाँ भाई, एकदम इसको हर दृष्टिकोण की चर्चा करनी चाहिए। ठीक है, किसी भी गवर्नमेंट के पक्ष में ही बातें नहीं करनी चाहिए। जैसे आजकल का मीडिया क्या हो गया है, गोदी मीडिया लोग उसको कहते हैं। ठीक है, तो फिलहाल के लिए जो सही उत्तर है कि ए और सी तो सही है, बाकी बी वाला सरासर गलत है। तो थोड़ा सा छोटा कर लेती हूँ। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, याद रखिएगा 50 का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 2। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 51 क्या कह रहे हैं कि निम्नलिखित में, अब देखिए जेंडर स्टीरियोटाइप, रोज मैं बताती रहती हूँ जेंडर स्टीरियोटाइप के बारे में। कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञापन रूढ़िवादी चित्रण यानी जेंडर स्टीरियोटाइप का एग्जाम्पल नहीं है, रॉन्ग बताना है। ठीक है, पहला देखिए, कह रहे हैं कि चाय के विज्ञापन में एक माँ सुबह चाय बना रही है, तो ये तो भाई जेंडर स्टीरियोटाइप ही है। पापा क्यों नहीं चाय बनाएंगे, मम्मी ही क्यों चाय हमेशा बनाती रहे, तो ये गलत है ना। ये तो भाई बता रहा है कि नहीं नहीं, देखो मेरा जो दिमाग है ना वो वहीं अटका हुआ है कि महिलाओं को ही खाना बनाना चाहिए, चाय बनाना पुरुषों का काम नहीं है। दूसरा ये देखिए, कह रहे हैं लिपस्टिक के विज्ञापन में एक महिला मेकअप कर रही है, तो भाई
समझ ही आ रहा है कि ओंठ रंगना ये केवल और केवल महिलाओं का काम है, पुरुष तो ऐसे ही सुंदर होते हैं, उनको मेकअप की ज़रूरत ही नहीं। कितना गंदी बात है ना कि भाई पुरुष वैसे ही सुंदर है, महिलाओं को लीपापोती करना है। क्यों लीपापोती करना है? वैसे हम लोग भी सुंदर हैं। तो देखिए ये भी क्या है, जेंडर स्टीरियोटाइप का ही है। तो ये दोनों तो जेंडर स्टीरियोटाइप का ही एग्ज़ाम्पल है। तीसरा देखिए, कह रहे हैं कि गाड़ी के विज्ञापन में एक महिला को पति द्वारा ऑफिस यानी दफ्तर छोड़ा जाना, तो ये भी समझिए जेंडर स्टीरियोटाइप ही है। गाड़ी चलाना पुरुष का काम है, महिलाएं तो गाड़ी ठोक देती हैं। लोग कहते हैं ना स्कूटी अगर मतलब महिला चला रही है तो फिर आप समझ लीजिए कि बस आपका काम तमाम होने से कोई रोक नहीं सकता है। तो ये भी तो सोचो ना कि जब महिलाएं गाड़ी लेके चलती हैं तो पुरुष कैसे उनको आंखें फाड़ फाड़ के देखते हैं, जैसे कुछ नमूना देख लिया हो, अजूबा एकदम एलियन आ गया हो। तो ये सारी बातें भी हैं। तो भाई देखिए ये तीनों तो जेंडर स्टीरियोटाइप्स के ही एग्जाम्पल हैं। चौथा देखिए, स्पोर्ट्स जूते के विज्ञापन में एक लड़की फुटबॉल खेलती हुई, तो ये थोड़ा नई चीज़ हो सकती है कि खेल वगैरह ये पुरुषों का काम हुआ करता है। आजकल तो महिलाएं फिर भी स्पोर्ट्स वगैरह में जा रही हैं, लेकिन अगर आप जेंडर स्टीरियोटाइप्स को तोड़ना चाह रहे हैं तो इस तरह के जो मतलब ऐड वगैरह है वो आप दे सकते हैं। ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। आगे देखिए, ये देखिए कह रहे हैं कि दिए गए लक्षणों ए और बी के आधार पर महाद्वीप की पहचान करनी है। महाद्वीप टोटल 7 महाद्वीप हैं, ठीक है, क्लास 7 में ही है ये क्वेश्चन। फटाफट देख लेते हैं। कह रहे हैं कि यह विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है जो पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में है। तो ये बात तो मैंने बताई हुई है, कई बार क्रम से बताया हुआ है कि सबसे बड़ा कौन सा है और सबसे छोटा कौन सा है। तो उसी में हमने बताया था कि जो ऑस्ट्रेलिया है ना ये सबसे छोटा है, ठीक है, और है कहाँ, तो पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में। मैंने क्वेश्चन पूछा हुआ था कि जो 25 दिसंबर को मैरी क्रिसमस मनाया जाता है वो हम लोगों के यहाँ गर्मियों में मनाया जाता है, सॉरी हम लोगों के यहाँ सर्दियों में मनाया जाता है। कौन सा वो इलाका है, कौन सा वो देश है जहाँ गर्मी में मनाया जाता है? किसी ने उत्तर नहीं दिया, तो मुझे लगा हो सकता है आप लोगों को पता ही ना हो, तो मैं ही बता दे रही हूँ भैया, वो यही ऑस्ट्रेलिया ही है, ठीक है। क्यों? क्योंकि चूंकि वो पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में है, अभी हम लोग उत्तरी गोलार्ध में है, उत्तर प्रदेश में हम लोग रह रहे हैं। आप लोग जहाँ भी हो हैं भारत के ही, ये मुझे पता है। तो भारत देश भैया उत्तरी गोलार्ध में है, पूरी तरह से उत्तरी गोलार्ध में, ठीक है। तो उत्तरी गोलार्ध में अभी कैसा मौसम है? सर्दी का मौसम है। तो दक्षिणी गोलार्ध में कैसा मौसम होगा? गर्मी का मौसम होगा, ठीक है। ये सब कैसे होता है मैंने पहले भी पढ़ाया हुआ है अपने ज्योग्राफी में। तो आज जो है यानी कि 25 दिसंबर को, आज से 3-4 दिन पहले की बात हो रही है, आज तो 31 दिसंबर है। तो उस टाइम पीरियड में हम लोगों के यहाँ मनाया जा रहा है सर्दियों में, लेकिन वही सेम चीज़ वहाँ पे दक्षिणी गोलार्ध में गर्मी में मनाई जा रही होगी। अर्थात जो ऑस्ट्रेलिया है वो पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है और वहाँ पे गर्मी में मनाया जा रहा होगा मेरी क्रिसमस, ठीक है। चलें आगे देखिए, तो ये तो हुआ कि भाई ये विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है और पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। एक और पॉइंट है जो आपको जानना चाहिए, मैंने एनसीईआरटी में कहा है कि भाई हाईलाइट करके दिया हुआ है, उसको आप जरूर देखिएगा। इसे द्वीपीय महाद्वीप भी कहा जाता है। मैंने बताया हुआ है द्वीप किसे कहते हैं और साथ में प्रायद्वीप किसे कहते हैं। तो चलिए फिर से बता देती हूँ द्वीप किसको कहते हैं और प्रायद्वीप किसको कहते हैं। जैसे प्रायद्वीप हमने ये देखो, तो भारत देश का ये जो नक्शा है गंदा सा बन गया, चलिए फिर से बनाते हैं। तो ये जो भारत देश का दक्षिण वाला मैप है, मैंने आपको बताया हुआ है कि दक्षिण वाला इलाका हमारे भारत का 3 तरफ से जल से घिरा हुआ है, ठीक है। कहाँ कहाँ पे? तो ये बे ऑफ बंगाल, ये है हमारा मतलब कि अराबियन सी, और ये है हमारा इंडियन ओशन, ठीक है। तो कोई भी भूमि का हिस्सा जो 3 तरफ से पानी से घिरा हो उसे हम लोग प्रायद्वीप कहते हैं, ठीक है। वहीं कोई कोई ऐसी भूमि जो चारों ओर से पानी से घिरी हुई हो उसे हम लोग क्या कह देते हैं? उसे हम लोग द्वीप कह देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपसे क्या कह रहे हैं कि इसे द्वीपीय महाद्वीप कहते हैं। तो हाँ भाई, चारों ओर से घिरा हुआ है पानी से अर्थात द्वीप है, और ऑस्ट्रेलिया अपने आप में महाद्वीप तो है ही। तो और ये ना एनसीईआरटी में डायरेक्ट लिखा भी है, इसको हमने मतलब कि वही से टिक करके दिया हुआ था, अपनी वीडियोस में कहा था बताएंगे, फिर हमने अभी रखा हुआ है कि हम मतलब कि लास्ट में जो एनसीईआरटी है ना उसके जो भी इंपॉर्टेंट नोट्स वाले पॉइंट हैं जिनसे क्वेश्चंस बन सकते हैं उसको करवा देंगे, ठीक है। और बाकी अब बहुत जल्द ही वन लाइनर टाइप का क्वेश्चन लाएंगे, 200 एमसीक्यू बना लिए हैं वन लाइनर, उसको करवाएंगे, और साथ में क्लास 7 का 200 एमसीक्यू करवाएंगे, उसमें भी करवा देंगे। 50 एमसीक्यू पूरी की पूरी बुक का क्लास 6 का ऑलरेडी करवाया हुआ है। तो इन सारी क्लासेस को आप देखते चलिए, क्योंकि देखेंगे नहीं ना तो बहुत सारे पॉइंट्स मिस हो जाएंगे, फिर आपका एग्जाम में नहीं फंसेगा तो आप कहोगे पता नहीं क्या पढ़ाया गया। तो द्वीपीय महाद्वीप किसको कहते हैं? याद रखिएगा ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है। तो मैंने आपको बता दिया क्यों द्वीपीय महाद्वीप कहते हैं, क्योंकि द्वीप की जो संरचना है वो होती है कि भाई भूमि का ऐसा टुकड़ा जिसके चारों ओर पानी हो। तो जो ऑस्ट्रेलिया है वो आप देखेंगे चारों ओर से पानी से घिरा हुआ है, आप मैप में इसको देख सकते हैं।
मुझे लगा आप क्यों देखने लगे, मैं खुद ही दिखा दे रही हूँ। तो ये देखिए, ये है भैया ऑस्ट्रेलिया। एक सेकंड, कुछ भी हो जाता है। ये देखिए, ये है ऑस्ट्रेलिया, ठीक है? दिख रहा है कि नहीं? कलर एक ही जैसा हो गया। तो ये जो आपको मैप दिख रहा है किसका है? ये ऑस्ट्रेलिया का है। और मैंने 7 कॉन्टिनेंट बताए हुए हैं, कौन-कौन से? एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ इंडिया, कह रहा है नॉर्थ इंडिया तो तेरी, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ये है अंटार्कटिका, ये है यूरोप और ये है ऑस्ट्रेलिया, ठीक है? तो 7 कॉन्टिनेंट्स बताए हुए हैं। इन 7 कॉन्टिनेंट्स में ऑस्ट्रेलिया, इसको द्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि अभी-अभी बताया है कि चारों ओर से पानी से घिरा हुआ भूमि का टुकड़ा द्वीप कहलाता है। और अब देखिए, ये चारों ओर पानी से ही घिरा हुआ है। घिरा हुआ है कि नहीं? तो हाँ, घिरा हुआ है। तो इस वजह से इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम लोग द्वीपीय महाद्वीप कहते हैं। और सारे 7 के 7 कॉन्टिनेंट में ये ऐसा कॉन्टिनेंट है जो कि सबसे छोटा है। एक और कॉन्टिनेंट की बात की जाती है जीलैंडिया नाम का, लेकिन फालतू की बात है। अगर ये दिया गया है तो बस बात खत्म हो गई। चलिए आगे देखते हैं। और ये ना कुछ प्लेट्स हैं, उनके बारे में है। मैंने मैप डाउनलोड किया था, फिर बताने का काम ही नहीं आया क्योंकि एनसीईआरटी में दिया ही नहीं है। चलिए आगे देखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 53। और ये आपसे कह रहे हैं कि सौर मंडल में हम जैसे-जैसे सूर्य से दूर जाते हैं, क्या मतलब कि हमें परिवर्तन देखने को मिलता है? पहला देखिए, कह रहे हैं कि ग्रहों के द्वारा सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा करने की अवधि घट जाती है। अब देखिए, ये है सन। सन से दूर जैसे-जैसे आप जाएँगे, आप बताइए परिक्रमा करने की जो अवधि है वो घटेगी कि बढ़ेगी? अब जैसे आप देखिए, ये सन है, ठीक है? ये है सन, ठीक? इनके जस्ट बगल में आपको बुध मिलेगा। तो जब बुध है और चारों ओर दीर्घवृत्तीय परिक्रमा कर रहा है, अर्थात मतलब कि कैसे बनेगा? ऐसे, ये सन है और ये है बुध, अर्थात ये परिक्रमा करेगा तो ऐसे करेगा, ठीक है? वहीं जैसे-जैसे आप दूर जाते जाएँगे, वैसे-वैसे ये जो दीर्घवृत्त है, ये बड़ा होता जाएगा कि घटता हो जाएगा, छोटा होता जाएगा? बड़ा होता जाएगा ना? तो इस वजह से आप देखिए, ये स्टेटमेंट रॉन्ग है कि ग्रहों के द्वारा सूर्य की चारों ओर परिक्रमा करने पर जो ग्रह हैं, उनकी घूमने की अवधि बढ़ जाएगी, घटेगी नहीं, ठीक है? तो याद रखिएगा, ये वाला स्टेटमेंट रॉन्ग है। दूसरा देखिए, कह रहे हैं कि ग्रहों का आकार क्रमशः घटता जाता है। तो ऐसा नहीं है, हम लोगों ने आपको बताया हुआ है, हमने बताया, हम लोगों ने नहीं, कि हमारे सौर मंडल का जो सबसे बड़ा ग्रह है वो है बृहस्पति, ठीक है? क्या है? बृहस्पति। और आप देखिए कहाँ पे आता है बृहस्पति? मैप में दिखाऊं तो ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा, ठीक है? और तीसरा देख लीजिए, कह रहे हैं सूर्य के बहुत नज़दीक के जो ग्रह हैं, गैस और तरल पदार्थों के बने होते हैं, और सूर्य से बहुत दूर पे जो ग्रह हैं वो चट्टानों से बने होते हैं। ये सरासर गलत है, ठीक है? और ग्रहों के द्वारा करें सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा करने की अवधि बढ़ती जाती है। ये बात एकदम सही है कि जैसे-जैसे आप देखेंगे कि ग्रह सूर्य से दूर जा रहे हैं, उनकी परिक्रमण अवधि यानी उनका एक चक्कर लगाने की जो अवधि है वो बढ़ जाएगी, घटेगी नहीं। तो ये बात एकदम सही हो जाएगी। लेकिन अन्य जो है, ये मैं आपको ना मैप दिखाती हूँ तो ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। ये देखिए, ये वो चित्र है जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है, और सारा जो क्वेश्चन वहाँ बना हुआ था ना, वो सब इसी एक चित्र से पूछा गया था, ठीक है? तो आपको एनसीईआरटी इसी वजह से इतनी ध्यान से पढ़नी चाहिए। चलिए देखते हैं। यहाँ देखिए, आपको बहुत डिटेल में चीज़ें जानकारी मिल जाएगी। देखिए, ये है अपना सूर्य, ठीक है? तो सन जो कि क्या है? स्टार है या फिर ग्रह है? नहीं, तारा है, ठीक है? इसके अपने प्रकाश से ही अन्य जो ग्रह हैं वो प्रकाशित होते हैं। आपको क्या कह रहे थे कि जो ग्रह है ना, उनका जो साइज़ है, जैसे-जैसे आप दूर जाएँगे वैसे-वैसे बढ़ता जाएगा। तो आप यहाँ पे देखिए, आपको देखने को मिलेगा कि जो सूर्य है वो तो यहाँ है, इनके जस्ट बगल बुध है, फिर आप देखिए शुक्र है, शुक्र के बाद पृथ्वी, पृथ्वी के बाद मंगल, उसके मंगल और बृहस्पति के मध्य पाई जाती है क्षुद्र ग्रह पेटी। उसके बाद अर्थात आप यहाँ देखिए, जो बृहस्पति है, ये सबसे बड़ा ग्रह है। और ये क्या कह रहे हैं कि जैसे-जैसे आप दूर जाएँगे वैसे-वैसे ग्रहों का जो मतलब कि आकार है वो छोटा होता जाएगा। और आप यहाँ देखिए कि क्रम से ना तो ग्रहों का आकार बढ़ रहा है और ना घट रहा है, ठीक है? तो सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है, जो कि आपको कहाँ पे मिल रहा है? तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, यानी कि 4 ग्रहों के बाद यानी 5वां है, ठीक है? तो आप देखेंगे कि क्रम से तो ये 5वां है, लेकिन आकार के मसले में ये सबसे बड़ा है। और उसके बाद शनि, शनि जो है ना, ये सेकंड लार्जेस्ट यानी कि सब दूसरा सबसे बड़ा ग्रह देखने को मिलता है हमारे सौर मंडल में, ठीक है? अन्य जो पॉइंट्स हैं, लगे हाथ यहीं पे देख लीजिए ताकि दोबारा क्वेश्चन बने तो आपसे छूटे ना। ये देखिए, बुध के बारे में अगर आपसे कहें तो सबसे बड़ी बात क्या है कि ये बुध के जो है ना, ये सूर्य के सबसे नज़दीक है, सबसे जल्दी ये परिक्रमा वगैरह पूरी कर लेता है सब, और 88 दिन में ही अपने अक्ष पे घूम जाता है। बाकी सूर्य की जो परिक्रमा है ये 59 दिन में कर लेता है, मतलब ज़्यादा समय इसको नहीं लगता। क्यों? क्योंकि ये सूर्य के नज़दीक है। दूसरा देखिए, शुक्र की बात कर रहे हैं कि ये सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा 255 दिन में पूरा करता है और अपने अक्ष
पे ये 243 दिनों में घूम जाता है। तो आप देखिए हमारी जो पृथ्वी है वो 365 दिन में एक परिक्रमा सूर्य की कर लेती है और अपने अक्ष पे तो 24 घंटे के आसपास ही घूम जाती है, ये बात भी याद रखिएगा। और यहाँ पे आपको क्या याद रखना है, खूब क्वेश्चन बनता है, जो बुध है इसका कोई भी उपग्रह नहीं है, ठीक है। वहीं अगर आप शुक्र की बात करें तो उसका भी अपना कोई उपग्रह नहीं। लेकिन आप देखिए हमारी आपकी प्यारी पृथ्वी, उसका एक उपग्रह है और उसका नाम क्या है, चंद्रमा, ठीक है, चंद्रमा। वहीं फिर आप देखिए मंगल, मंगल के तो ग्रह हैं और इसमें ही कई सारे जो है डीमोस, फिबोस इस टाइप के ग्रह देखने को मिल जाएंगे, सॉरी ग्रह नहीं उपग्रह देखने को मिल जाएंगे। तो मंगल की बात करें तो सूर्य के चारों ओर ये एक परिक्रमा 687 दिन में लगा लेता है, ये है अपना मंगल, ठीक है, 687 दिन लग जाते हैं। और अपने अक्ष पे भाई ये एक ही दिन में घूम जाता है और इसके 2 जो है उपग्रह दिए गए हैं, वही है डीमोस, फिबोस। आगे देखिए यहाँ बृहस्पति के बारे में दिया गया है, मैंने आपको बता दिया कि आकार के मसले में सबसे बड़ा ग्रह है और सूर्य की परिक्रमा करने में आप देखिए 11 साल 11 महीने मतलब कि लगभग 12 साल लग जाते हैं और अपने अक्ष पे तो ये 9 दिन में घूम जाते हैं, सॉरी 9 दिन में नहीं, 9 घंटे 56 मिनट में घूम जाते हैं। और इनके ना अभी की स्थिति में आप देखेंगे तो बहुत सारे उपग्रह हो गए हैं, 53 तो बहुत पुराना आंकड़ा है, बहुत सारे उपग्रह हैं, इनको छोड़ दीजिए, इस तरह का डाटा नहीं पूछा जाएगा आपसे। शनि की बात करें तो दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है, ये मैंने आपको बता दिया। सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा ये 29 साल और 5 महीने में और अपने अक्ष पे भाई 10 घंटे में ही घूम जाते हैं। उसके बाद जो है यूरेनस और नेपच्यून को भी देख लीजिए। तो यूरेनस ये सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा 84 साल में लगा पाता है, देख रहे हैं 84 साल में लगा पा रहा है। तो कुल मिला के आपको यही समझना है कि जैसे जैसे सूर्य से दूरी बढ़ेगी वैसे वैसे इनका जो चक्कर काटने का समय है वो भी बढ़ता जाएगा। और अपने अक्ष पे घूम रहे हैं भाई 17 ही घंटे में। चंद्रमा इनके अर्थात इनके जो उपग्रह हैं वो बहुत सारे उपग्रह हैं। नेपच्यून देखिए तो सूर्य के चारों ओर ये 164 साल में घूम पा रहा है, देख रहे हैं, ये 84 साल में यूरेनस ये था तो 184 साल, सॉरी मात्र 84 साल में घूम रहा है। नेपच्यून बेचारा सबसे दूर है तो ये कितने साल में घूम पा रहा है, 164 साल में एक चक्कर लगा पा रहा है ये सूर्य का। आगे देखिए अपने अक्ष पे 16 घंटे में ही घूम जा रहा है। और चंद्रमा इनके भी चंद्रमा बहुत सारे हैं, चंद्रमा इट मीन्स उपग्रह, ठीक है। अब देखिए 2 कंसेप्ट आता है जो आपको बहुत अच्छे से जानना चाहिए, वो है आंतरिक उपग्रह, ठीक है, आंतरिक उपग्रह जो कि पत्थर चट्टान इन सब के बने हैं, और दूसरे बाह्य, सॉरी उपग्रह नहीं ग्रह की बात हो रही है, ठीक है। तो आंतरिक ग्रह और बाह्य ग्रह इनको याद रखिएगा। जैसे ग्रह तो यही 8 ही हैं, ठीक है, लेकिन इन्हीं में किनको किनको आंतरिक कहते हैं, किनको बाह्य कहते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। तो जो आंतरिक ग्रह हैं वो सूर्य से नज़दीक होते हैं, चट्टानों वगैरह के बने होते हैं, जबकि जो बाह्य ग्रह हैं वो सूर्य से दूर होते हैं और गैस से बने होते हैं, गैस, धूल कण इन सब से। जैसे आप देखिए कि जो बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल है, ठीक है, कौन कौन, तो बुध देखिए, शुक्र देखिए, पृथ्वी और मंगल, ये चारों बेचारे नजदीक हैं। इन्हें हम लोग क्या कहते हैं, आंतरिक ग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं, आंतरिक ग्रह हैं। ये सूर्य से नजदीक हैं, पत्थर चट्टान इन सारी चीजों के बने हुए हैं। वहीं आप देखिए बृहस्पति, शनि और यूरेनस और साथ में नेपच्यून, ये बाह्य ग्रह हैं और किसके बने हुए हैं, गैस और लिक्विड पदार्थों के बने हुए हैं, ठीक है। तो इस एक पॉइंट से वो सारे के सारे क्वेश्चन पूछे गए थे, इस वजह से मैंने इसको आपको बता दिया। इस बात को एकदम ध्यान से देखे रहिएगा, दोबारा मतलब अगर पूछा जाए तो गलती ना हो। चलिए आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। कुछ बताने के बाद अब हमको पूरा यकीन है कि अगर सौर मंडल से इस टाइप का कोई क्वेश्चन बनेगा तो आप उसको गलत नहीं करेंगे। ध्यान रखिएगा, इसमें जो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 4। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 54 देखिए, आपसे कह रहे हैं कि आप इमेजिन करो, यानी कि कल्पना करिए, यदि पृथ्वी अपने कक्षीय समतल की ओर झुकी नहीं होती तो क्या होता। कक्षीय समतल की ओर कितना झुकी हुई है, मैंने आपको बताया हुआ है, पृथ्वी अपने शॉर्ट्स में बताया हुआ है, आप जरूर देखिएगा, क्वेश्चन भी इससे पूछा गया है कि जो हमारी पृथ्वी है ना वो अपने अक्ष पे, सपोज दैट यहाँ पे उसका अक्ष होता, ठीक, तो वो अपने अक्ष पे कितनी झुकी हुई है, 23.5 डिग्री झुकी हुई है। याद आ रहा है कि नहीं, हाँ याद आना चाहिए। वहीं अगर हम देखें कि अपनी जो पृथ्वी है वो कक्षीय समतल पे कितनी झुकी है, तो 66.5 डिग्री झुकी हुई है, बताया हुआ है पहले से ही, ठीक है। और इसका एक चित्र भी मैंने आपको दिखाया हुआ था। तो आप देखिए कह रहे हैं कि यदि हमारी जो पृथ्वी है ना वो अपने कक्षीय समतल की ओर झुकी नहीं होती तो क्या होता, आपको सही विकल्प बताना है। हमारे पास ऑप्शंस क्या क्या हैं, कह रहे हैं कि जो प्रदीप्ति वृत्त है और जो देशांतर रेखाएं हैं ये एक दूसरे से मिल जाती। हमने आपको बताया हुआ है कि जो प्रदीप्ति वृत्त है वो क्या होता है, तो जैसे आप किसी एरिया में जा रहे हैं, जैसे आप नॉर्थ गोलार्ध से मतलब साउथ गोलार्ध में आपको जाना है और आप जाते जाते एक ऐसे पॉइंट पे पहुंचे, जैसे आप
इस हिस्से से जा रहे हैं जहाँ पे प्रकाश है। एक सेकेंड, ऐसे नहीं बनता, ये प्रदीप्ति वृत्त ऐसे बनेगा, ठीक है। जैसे इस हिस्से से आप जा रहे हैं जहाँ पे प्रकाश है और एक ऐसे पॉइंट पे पहुंचे जहाँ पे आप जैसे ही पैर रखे वहाँ पे आपको अंधेरा देखने को मिल गया, तो ये जो रेखा है काल्पनिक रेखा है, ऐसी कोई रेखा खींची नहीं गई है। तो इन दोनों के मध्य ये जो बाउंड्री बनेगी सिर्फ आपकी कल्पनाओं में, इमेजिनेशन में, उसे हम लोग कहते हैं प्रदीप्ति वृत्त। याद आ रहा है कि नहीं? बहुत डिटेल में चीजें बताई हैं मैंने। तो ये जो प्रदीप्ति वृत्त है कह रहे हैं ये और देशांतर रेखाएं, तो मैंने आपको बताया हुआ है कि हमारी पृथ्वी पे ये जो खड़ी खड़ी रेखाएं हैं यानी लॉन्गिट्यूडनल जो लाइंस हैं, इन्हें हम लोग क्या कहते हैं? देशांतर रेखाएं, ठीक है। और जो हमारी पृथ्वी पे या सॉरी पृथ्वी तो कुछ और ही है जैसे ये हमारी पृथ्वी, इस पे जो ये लैटिट्यूडनल यानी लेटी लेटी रेखाएं हैं, इन्हें हमने बताया कि ये अक्षांश है, ठीक। तो क्या कह रहे हैं कि ये जो प्रदीप्ति वृत्त है और जो देशांतर रेखाएं हैं एक दूसरे से मिल जाती अगर हमारी पृथ्वी अपने अक्ष पे 66.5 डिग्री या झुकी न होती तो, ठीक है। बताइए दूसरा कह रहे हैं कि प्रदीप्ति वृत्त और अक्षांशीय रेखाएं एक दूसरे से मिल जाती, तो अक्षांश रेखाएं कैसे मिल सकती थी? एक सेकेंड, पता नहीं कि स्क्रीन घूम रही। देखिए देशांतरी रेखाएं तो ऐसे लंबी लंबी हैं और जो मतलब कि प्रदीप्ति वृत्त है वो भी लंबी रेखा है, तो अब देखिए ये अक्षांश से कैसे मिल जाती? कैसे? ऐसे मतलब खड़ा बेड़ा कैसे मिल जाएगा एक दूसरे से? तो दूसरा तो सरासर गलत है, ठीक है। तीसरा, किसी क्षेत्र विशेष में कोई मौसमी परिवर्तन नहीं होता, ये भी थोड़ा अजीब सा पॉइंट लग रहा है कि सही है। चलिए फिलहाल के लास्ट वाला देखते हैं फिर बताते हैं। कह रहे हैं किसी क्षेत्र विशेष में ज्यादा मौसमी परिवर्तन होता है, तो बताइए क्या ये जो पृथ्वी है हमारी वो अपने कक्षीय समतल की ओर झुकी ना होती तो क्या कुछ घटनाएं होती? कह रहे हैं किसी क्षेत्र में कोई मौसमी परिवर्तन नहीं होता, और दूसरा कह रहे हैं कि किसी क्षेत्र विशेष में ज्यादा मौसमी परिवर्तन होता। बताइए क्या होगा इसका उत्तर? बहुत फंसाऊ है लेकिन आपको याद रखना है, फंसना नहीं है। ऑप्शन 4 हो जाएगा, यानी कि जो प्रदीप्ति वृत्त है वो और देशांतर रेखाएं एक दूसरे से मिल जाती, और ये भी होता कि हाँ किसी क्षेत्र विशेष में भाई बहुत ज्यादा मौसमी परिवर्तन होता रहता, यानी ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। आगे देखिए, यहाँ आपसे क्या करें कि भारत में शरद ऋतु के संबंध में कथन ए और बी पर विचार करना है, सी कथन भी दिया गया है और सही विकल्प का चयन करना है, ठीक है। चलिए, कह रहे हैं कि शरद ऋतु की बात हो रही है, गर्मी मौसम की बात नहीं हो रही। शरद ऋतु याद आ रहा है कि नहीं? एक चित्र बना के दिखाया हुआ था ऐसे ऐसे, याद आ रहा है? ये बीच में सूर्य है, ये हमारी पृथ्वी है जो चक्कर काट रही है। याद आ रहा है इस चित्र के बारे में कि नहीं? चलिए पहला देखिए, इस मौसम को दक्षिण पश्चिम मानसून के नाम से भी जाना जाता है, तो बताइए क्या शरद ऋतु को हम लोग दक्षिण पश्चिम मानसून के नाम से जानते हैं? दूसरा, इस मौसम में पवन बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर से स्थल की ओर बहती हुई दिखती है। और तीसरा, ये मौसम मानसून के आने तथा आगे बढ़ने का मौसम होता है। बताइए इसका उत्तर क्या होगा? ये सारे आपके पास कूट वगैरह दिए गए हैं, तो ध्यान रखिएगा कि भाई इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा कि सारे के सारे स्टेटमेंट गलत हैं, ठीक है। यानी कि शरद ऋतु में ये एक भी घटना नहीं होती, ये सब तो मानसून की बात हो रही है ना। और मानसून देखिए हम लोगों के यहाँ गर्मियों में आता है, शरद ऋतु में थोड़े ना आता है। अब जैसे जो फरवरी वाला महीना आता है जिसमें ना ज़्यादा ठंडी ना ज़्यादा गर्मी, उसे हम लोग शरद ऋतु मान लेते हैं। फिलहाल के लिए इसका जो सही उत्तर होगा कि ये सब के सब गलत हैं। आप मेरी वो वीडियोज़ देखिए जो मैंने ज्योग्राफी के लिए स्पेशली पढ़ाई हुई हैं, उसमें आपको ये सारे पॉइंट्स बहुत अच्छे से समझ में आएगा। इवन मैंने तो बोर्ड पे पढ़ाया हुआ है, बोर्ड पे लिख लिख करके, तो और ज़्यादा अच्छे से हो सकता है आपको समझ आए। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि ऑल आर इनकरेक्ट। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। यहाँ आपसे कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी नदियां सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती हैं? बताइए कौन है जो सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करेगी? तो नर्मदा और ताप्ती, ये तो भाई इस साइड बहती हैं, तो सुंदरवन में जाएंगी ही क्यों? सुंदरवन कहाँ है? वेस्ट बंगाल में, तो उधर जाने का इनका चांस ही नहीं है। ये वो नदियां हैं जो डेल्टा बनाती ही नहीं है, एस्चुअरी बनाने का काम करती हैं। कौन सी? नर्मदा और ताप्ती, और अरेबियन सी में जा करके अपना जल विसर्जित करती हैं। और जो नदियाँ डेल्टा बनाती हैं वो आप देखेंगे कि बे ऑफ बंगाल साइड जा करके अपना पानी विसर्जित करती हैं, तो ये तो सरासर गलत हो गया। महानदी और गोदावरी, तो ये नहीं होगा, ठीक। कृष्णा और कावेरी, ये भी नहीं होगा, ये हो जाएगा गंगा और ब्रह्मपुत्रा, ठीक है। तो वो नदियाँ जो सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती हैं वो है हमारी गंगा और ब्रह्मपुत्रा, यानी ऑप्शन 4। आगे देखिए,
क्वेश्चन नंबर 57 क्या है कि निम्नलिखित में से कह रहे हैं कि दिए गए लक्षणों ए और बी के आधार पर आपको वायुमंडलीय परत की पहचान करनी है। पहला देखिए, कह रहे हैं अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाले उल्कापिंड इस परत में जल करके नष्ट हो जाते हैं। दूसरा, इस परत में बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान घटता है। आपको बताना है कि कौन सा है। तो समताप मंडल तो बिल्कुल नहीं होगा, हमने बताया हुआ है कि यहाँ पे टेम्परेचर समान रहता है। मध्यमंडल, बाह्यमंडल या क्षोभमंडल, इसका क्या हो जाएगा? इसके लिए मैंने एक एनिमेशन बनाया हुआ है, बस 1 मिनट लगेगा, तुरंत देख लीजिए उसको। हमारे वायुमंडल में टोटल 5 परतें पाई जाती हैं। पृथ्वी के सबसे ऊपर ट्रोपोस्फियर, उसके ऊपर स्ट्रेटोस्फियर, उससे ऊपर मेसोस्फियर और चौथी परत है थर्मोस्फियर और 5वीं परत है एक्सोस्फियर। पांचों परतों को क्रमशः क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, ताप मंडल और बहिर्मंडल के नाम से हिंदी में जानते हैं। क्षोभ मंडल जो कि सबसे निचली परत है, यहाँ मौसम संबंधित घटनाएं देखने को मिलती हैं। दूसरा मंडल है समताप मंडल, जहाँ पे ओजोन परत पाई जाती है और साथ में हवाई जहाज उड़ाए जाते हैं। तीसरा मंडल मध्य मंडल, जहाँ पे उल्का पिंड आकर नष्ट हो जाते हैं। चौथा मंडल जिसे हम लोग ताप मंडल कहते हैं, यहाँ पे लो अर्थ ऑर्बिट वाले सैटेलाइट छोड़े जाते हैं। पांचवा मंडल है बहिर्मंडल, जिसे हम लोग अंतरिक्ष के नाम से जानते हैं। तो ये ऐसा नहीं है कि मैंने आज बनाया, पहले ही जब पढ़ा रहे थे ना तभी मैंने ये वाला वीडियो बनाया हुआ था और अपने क्लासेस में इसको दिखाया भी है। आगे देखिए, तो एनिमेशन देख के आप समझ ही गए होंगे, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 2 वाला, ठीक है। और ये भी याद रखिएगा कि इस परत में जैसे जैसे आप ऊंचाई पे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे वहाँ का टेम्परेचर घटता जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, ये देखिए आतपन का संबंध किससे है? तो ये मौसम संबंधी जो मतलब कि मौसमी पवनों के साथ नहीं है, सूर्य ऊर्जा के साथ, हाँ इसी के साथ है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा सूर्य ऊर्जा के साथ। मैंने अपनी क्लासेस में बताया भी है, ऐसे पॉइंट करके दिया हुआ था आतपन क्या होता है, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 59 क्या कह रहे हैं आपसे? कह रहे हैं कि उचित विकल्पों के साथ मिलान करना है। फटाफट मिला लेंगे, परसों वाली क्लास का ही ये टॉपिक है। कह रहे हैं कि शंकुधारी वन बताया हुआ है कहाँ पे मिलते हैं शंकुधारी, कहाँ पे भूमध्य सागरीय वनस्पति, ये सारी चीजें। तो फटाफट मिलान करना है आपको। तो भूमध्य सागरीय वनस्पति क्या है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन क्या है, तो मिलान करेंगे। और पहले तो इसका आपको उत्तर बता रहे हैं, ए हो जाएगा। फटाफट देखिए क्या किसका उत्तर होगा, मतलब किसको हम लोग किससे मिलाएंगे। देखिए शंकुधारी वन मैंने आपको बताया हुआ है, शंकुधारी वन कहाँ मिलते हैं, तो पृथ्वी के अक्षांशों की बात करेंगे 50 डिग्री से 70 डिग्री अक्षांशों के मध्य जो वन मिलते हैं ये होते हैं हमारे शंकुधारी वन। और इसमें आपको किस टाइप के पेड़ पौधे मिलेंगे यही मिलान करना है। तो ये जो शंकुधारी वन होते हैं ये नरम काष्ठ वाले यानी नरम लकड़ी वाले और सदाबहार वन होते हैं, ठीक है, सदाबहार वृक्ष जो भी आप कहना चाहें। दूसरा देखिए भूमध्य सागरीय वनस्पति में क्या हो जाएगा, तो ये जो दक्षिण पश्चिम मानसून वाले जो है या दक्षिणी पश्चिमी जो किनारे पे मिलती हैं वनस्पतियां वो होती हैं भूमध्य सागरीय वनस्पति, जो कि मैंने मैप में भी आपको दिखाया था कि भूमध्य सागर कहाँ पे है, ठीक है। फिर देखिए उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन यानी कि जो हमेशा हरे भरे रहते हैं वो कौन से हैं, तो हमने बताया था कि भाई इनकी लकड़ी काफी मजबूत होती है और ये ऐसे वन होते हैं जो मतलब कि कभी ऐसा होता है ना कि यहाँ पे इतना ज्यादा घना ये वन होता है कि सूर्य की जो रोशनी है ना वो जमीन तक नहीं पहुंचती है, ठीक है। बचा क्या, शीतोष्ण सदाबहार वन। शीतोष्ण मतलब जहाँ पे ना तो ज्यादा ठंडी होगी ना तो ज्यादा गर्मी होगी और वहां पे पाए जाने वाले ऐसे वन जो सदा हरे भरे रहते हैं वो, उनकी बात करें तो ये कहाँ मिलते हैं, तो महाद्वीपों के पूर्वी किनारों पे मिलते हैं। और ये सब ना एनसीईआरटी का एक एक पॉइंट है, एक एक पॉइंट ऐसा दिया भी है। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए वाला, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 60 देखिए और इसी के साथ हमने 2020 का 50% सॉल्व कर लिया, ठीक। यहाँ आपसे क्या कह रहे हैं कि दिए गए दोनों कथनों पर आपको ध्यान देना है और उचित विकल्प का चयन करना है। पहला देखिए सहारा रेगिस्तान एक समय में पूर्णतः हरा भरा मैदान था। मैंने आपको बताया हुआ था कि जो आज पूरी तरह से रेगिस्तान हो गए हैं ये जरूरी नहीं है कि ये रेगिस्तान ही रहे हों, पहले हरे भरे रहे होंगे लेकिन ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, इंसानों के शोषण की वजह से ये बेचारे सूख करके कांटा हो गए तो ये तो ठीक है, ठीक है। दूसरा कह रहे हैं कि सहारा की गुफाओं से प्राप्त चित्र, नदियां, मगर मगर मतलब मगरमच्छ, हाथी, शेर, पशु तथा बकरियां, ये सारी चीजें दर्शा रहे हैं कि हाँ भाई एक समय रहा होगा जब यहाँ पे रेगिस्तान न होकर के ये हरा भरा मैदान रहा होगा। कथन भी ठीक है, कारण भी ठीक है और व्याख्या भी कर ही रहा है। सब कुछ आप देखिए एकदम पॉजिटिव वे में है, अर्थात ऑप्शन बी सही हो जाएगा कि कथन और कारण दोनों ही सही है, ठीक है। तो कथन व्याख्या पूछ नहीं रहा है, लेकिन अगर व्याख्या वाला होता तब भी व्याख्या ये कर रहा है। दूसरा अगला देखिए, तो एक सेकंड का
ब्रेक लीजिए और उस ब्रेक के साथ वीडियो को फ़ौरन हाइप कर दीजिए, ठीक है, हाइप कर दीजिए। और अगर आपको वीडियो का एक्सप्लेनेशन पसंद आ रहा है तो शेयर ज़रूर कर दीजिए, ठीक है। चलिए 50% समाप्त हुआ। आप जो 30 क्वेश्चंस हैं उन्हें भी देखेंगे। अब हो सकता है स्पीड में थोड़ा अंतराल आए, क्योंकि ज्योग्राफी के क्वेश्चन जब रहता है ना तो उनको समझाना पड़ता है। अन्य जो ऑप्शंस हैं जैसे पेडागोजी वगैरह का आएगा तो उसमें उतना समझाने वाला नहीं रहेगा, वो तो लॉजिकली चीज़ें रहती हैं, फटाफट कर लेंगे, ठीक है। तो आप अभी तक जो लोग बने हुए हैं समझ लीजिए कि वो लोग बहुत मोटिवेट हैं सीटेट को लेकर के, क्योंकि हमारी क्लासेस में टिकना आम बात नहीं होती है, क्योंकि हम बहुत डिटेल में पढ़ाते हैं। आगे देखिए, कह रहे हैं कि इतिहास शिक्षण का उद्देश्य किस पे केंद्रित होना चाहिए, ये आपको बताना है। हमारे पास ऑप्शंस क्या हैं कि भूतकाल में ये कैसे घटित हुआ, ये याद रखना। देखिए याद रखने वाली जो चीज़ें हैं ना, ये मतलब याद नहीं करना, बच्चों को रटाने वाली चीज़ें वैसे भी नहीं करानी है ये, क्योंकि ये हमारा जो मतलब कि एनसीएफ है उसमें भी बताया गया कि बच्चों को रटाना नहीं है। तो ये याद रखना, ये अपने आप में एक खराब शब्द है, ये जहाँ भी दिखे आपको उसको क्रॉस कर दीजिए। दूसरा देखिए, उन मुद्दों की पहचान करना जो वर्तमान में भी प्रासंगिक है। हाँ भाई एकदम सही हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन बी इसका उत्तर होगा। क्वेश्चन देखिए 62 नंबर का, यहाँ आपसे क्या कर रहे हैं कि जो समसामयिक मुद्दे होते हैं, समझ लीजिए करंट अफेयर्स के जो मामले हैं, इसको सोशल साइंस की क्लास में लाने का क्या उद्देश्य हो सकता है, ये आपको बताना है। पहला देखिए, कह रहे हैं कि देश के जुड़े जो मुद्दे हैं उनके प्रति रुचि बढ़ाना। तो हाँ कहीं ना कहीं ये बात तो है कि बच्चे जो है वो देश विदेश या देश के भीतर किस तरह की घटनाएं हो रही हैं उनको जानेंगे, उसमें रुचि लेंगे। तो पहला तो ठीक होना चाहिए, तो ये तो होना ही चाहिए। ये वाला ऑप्शन एलिमिनेट हो गया क्योंकि इसमें ये ऑप्शन दिया ही नहीं है। दूसरा, विश्लेषण और आलोचनात्मक जो कौशल है उसको हासिल करना या डेवलप करना। तो हाँ भाई ये तो है, ये तो होना ही चाहिए। तो बी जहाँ ना हो उसको हटा दो। यहाँ पे देखिए बी नहीं है, कहाँ नहीं है बी, नहीं नहीं, एक सेकेंड। तो अब देखिए इसमें बी नहीं है ना, तो इसको भी हटा दीजिए, ठीक है। तीसरा देखिए, कह रहे हैं सनसनीखेज वाली जो खबरें हैं उनको मतलब कि बता करके बच्चों को और उसके प्रति उनकी रुचि पैदा करना। तो भाई सनसनीखेज वाली बातें बता करके बच्चों में रुचि नहीं पैदा करनी है, ये गलत होगा। तो सी जहाँ हो उसको निपटा दीजिए, अर्थात इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए वाला। और अगर आप पहले में ही देखते कि सनसनीखेज वाली खबर को आप गलत कर देते तो ये गलत उत्तर एक में ही मिल जाता, ठीक है। तो जो एलिमिनेशन वाला मेथड है उसको यूज़ किया करिए। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहे हैं कि सामाजिक विज्ञान की कक्षा में समानता, ठीक है, इक्वालिटी की बात हो रही है, इस पे चर्चा करते समय उद्देश्य क्या होना चाहिए। पहला देखिए, अधिगमकर्ता इट मीन्स जो बच्चे हैं, जो सीखने वाले लर्नर्स हैं, उनकी बात हो रही है कि अधिगमकर्ताओं के साथ गरिमा से जुड़े मुद्दों को संबोधित करना। और दूसरा, सभी का सम्मान करने के प्रति अधिगमकर्ताओं को संवेदनशील बनाना। और तीसरा क्या है, संविधान में परिलक्षित मूल्यों पर आधारित होना। और चौथा क्या है कि ये समझाना कि हर तरह का अंतर असमानता की तरफ ले जाता है। आपको सही विकल्प का चुनाव करना है। और इसका उत्तर क्या हो जाएगा कि आप देखेंगे कि सी वाला जो है ना वो भी सही है, और बी भी सही है, लेकिन हाँ देखिए 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 मिल गया, लूफोल जो है वो मिल गया, ठीक है। इसी तरह का लूफोल आपको देख के रखना है। हर तरह का, ये क्या है, एक्सट्रीम शब्द है, क्योंकि आल जब भी आ जाए या बिल्कुल ये आ जाए तो आप समझ लीजिए कि ये भाई एक्सट्रीम वर्ड है। तो हर तरह का अंतर असमानता की ओर ले जाता है, ये थोड़ा अजीब नहीं है। जैसे एक तरह से आप देखिए, जो हम लोगों के यहाँ आरक्षण वाला विषय है, ठीक है, वो भी तो अंतर ही तो है, ठीक है। अन्य लोगों की अपेक्षा या जो अनरिजर्व कैटेगरी वाले हैं उनकी अपेक्षा जो इनको आरक्षण दिया गया है वो लोगों को उनके साथ कुछ असमान व्यवहार किया जाता है, लेकिन पॉजिटिव वे में किया जाता है। जो लोग पिछड़े रह गए हैं उनको अगले की श्रेणी में लाने के लिए ये प्रयास किया जा रहा है। तो ये भी एक अंतर है, लेकिन देखिए ये जो है ना असमानता को नहीं दर्शा रहा है। क्यों? क्योंकि असमानता जिनके साथ हुई है उनको समानता में लाया जाए, उनके साथ समान व्यवहार किया जाए, उन्हें मतलब कि पिछड़ी से अगड़ी श्रेणी में ला दिया जाए, इसलिए ये आरक्षण दिया जाता है। तो हर तरह का जो मतलब कि अंतर है वो आपको असमानता की ओर नहीं ले जाएगा, अर्थात डी वाला गलत है। और डी जहाँ जहाँ है आप उसको एलिमिनेट कीजिए, ये गलत ये गलत। उत्तर मिल गया ऑप्शन 4 यानी कि सी, सॉरी ऑप्शन 4, ए बी सी ये सही है। तो 33 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4। सारे के सारे ऑप्शंस मैंने ऑफिशियल आंसर की से चेक किया है, तो ज़्यादा फिर आप परेशान ना होइए कि अरे ये आंसर है, ये नहीं ये होगा नहीं। फिर देखिए
कह रहे हैं कि कक्षा और समाज में व्याप्त विविधता, अब समझ आ रहा है, विविधता, डाइवर्सिटी हजार बार बताए हुए हैं कि इसको संबोधित करने के लिए सामाजिक विज्ञान के शिक्षक को क्या चाहिए, बताइए। अगर आप डाइवर्सिटी को समझाना चाह रहे हैं तो अपनी क्लास में आप क्या करेंगे। पहला देखिए कि विभिन्न संस्कृतियों से जुड़े उदाहरणों की मतलब उदाहरणों को कक्षा में शामिल करें, तो हाँ करिए, उससे बच्चों को समझ आएगा कि हाँ भाई अब विविधता जैसा कुछ कंसेप्ट होता है। तो पहला तो होना चाहिए, तो बी अकेले ये गलत हो जाएगा, ठीक है, ये तो होना ही चाहिए, ये भी घट गया। दूसरा, केवल, अब देखा केवल आ गया कह रहे हैं केवल उन्हीं उदाहरणों को लेना जो अधिकांश बहुमत के लिए प्रासंगिक हो। केवल जैसा शब्द जब भी आए फौरन अलर्ट हो जाना है, गलत हो जाएगा। ये वाला भी उत्तर मिल गया, ए और सी सही है। यानी कि अपने व्यक्तिगत अनुभवों को कक्षा में साझा करने के लिए विद्यार्थियों को प्रेरित करें, अर्थात इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो ए और सी हो जाएगा। समझ आ रहा है कि नहीं, ठीक है। 64 का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन 4। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 65 क्या है, कह रहे हैं सामाजिक विज्ञान में आकलन को बल देना। तो आकलन जो है असेसमेंट जो है इसको कह रहे हैं कि बल देना क्यों चाहिए। पहला देखिए, कह रहे हैं कि अधिगमकर्ताओं की कक्षा में लेखन की क्षमता को जांचना, तो क्या इनकी केवल उनकी क्षमता जांचना है। दूसरा देखिए, अधिगमकर्ताओं के सूचना को याद रखने का मापन करना। अब रटने वाली जो भी चीज़ है उसको फौरन गलत कीजिए। फिर देखिए, अपने अधिगम को विभिन्न दैनिक परिस्थितियों से जोड़ने की अधिगमकर्ताओं की क्षमता का मूल्यांकन करना। और चौथा है उन अधिगमकर्ताओं की पहचान करना जो असफल हो रहे हैं। तो ये भी थोड़ा अजीब लग रहा होगा आपको कि असफल होने वालों की पहचान ही क्यों करनी है, अन्य लोगों की पहचान क्यों नहीं करनी, तो ये भी गलत हो जाएगा। आप देखिए सी वाला सबसे अच्छा है। जब भी इस तरह की चीज़ें आए कि जो अधिगम करता है वो बेचारे कितना सीख रहे हैं, कितना नहीं सीख रहे हैं, इन सब का मूल्यांकन करना, इन सब का फीडबैक करना, तो ये थोड़ा पॉजिटिव वे हो जाता है। बाकी जो है ये सब गलत है। उत्तर आपसे अगर कोई पूछे तो याद रखिएगा ये हो जाएगा ऑप्शन कौन सा, सी वाला, यानी कि ऑप्शन 3। तो 65 का क्या हो जाएगा, 3। आगे देखिए, ये द्वितीयक सोर्स क्या है, मैंने बताया हुआ था, प्राथमिक सोर्स, द्वितीयक सोर्स, ठीक है। चलिए हमारे पास ऑप्शन में दरअसल इसमें पूछ रहे हैं कि इसमें कौन सा है जो द्वितीयक सोर्स का एग्जाम्पल होता है। अब जैसे होता क्या है, प्राथमिक सोर्स क्या है और द्वितीयक सोर्स, तो हमने कल भी बताया हुआ था कि कुछ लिपिक लोग जो है ना वो लिपियों को, मतलब कि जो पहले की पांडुलिपियां हैं उनको एकत्रित करके क्या काम करते हैं, कुछ फेर बदल करके लिख देते हैं। तो जो सपोज दैट जो इंडिका है, ठीक है, जो मिली नहीं, कल को वो मिल जाए और वो इंडिका क्या होगी, वो प्राथमिक सोर्स होगी। लेकिन जिस इंडिका को हम लोग जानते हैं कि उसमें इस तरह की बातें लिखी रही होंगी, वो क्या है, द्वितीयक सोर्स। क्यों, क्योंकि जो मूल लिपि थी ना, मूल जो लेख था वो तो हमको मिला ही नहीं, या मिला भी हो तो उससे रिलेटेड जो अन्य चीजें लिखी गई हैं वो द्वितीयक सोर्स हो जाएंगे। जैसे रामायण की यदि हम बात करें तो रामायण वाल्मीकि जी के द्वारा लिखा गया, वो प्राथमिक सोर्स है, लेकिन उसी से बनी है रामचरितमानस, वो क्या है, द्वितीयक सोर्स है। वैसे ही यहाँ पे आपको दिया गया है कुछ बुक्स का नाम, आपको बताना है कि कौन सा इसमें प्राथमिक नहीं है, क्योंकि आपसे द्वितीयक पूछ रहे हैं। चलिए तो देखिए, जेम्स मिल के द्वारा लिखित ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, तो भाई ये इन्हीं की रचना है, ये तो बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। तो ये तो इनकी खुद की रचना है, अर्थात ये प्राथमिक सोर्स है। क्या है, ये प्राथमिक सोर्स है, ठीक। कह रहे हैं भारत का संविधान, तो ये कैसा सोर्स है, प्राथमिक ही तो है। भले ही संविधान सभा में अर्थात बहुत सारे लोगों ने मिलके लिखा है, लेकिन भारत का संविधान ये क्या है भाई, प्राथमिक सोर्स है। और जो हम लोग लक्ष्मीकांत की पॉलिटी पढ़ रहे हैं वो क्या है, द्वितीयक सोर्स है ठीक है। तीसरा, अवनींद्र नाथ टैगोर की पेंटिंग, तो इनके द्वारा खुद बनाई गई है, अर्थात अब ध्यान रखिएगा अवनींद्र नाथ जी वही हैं जिनके द्वारा भारत माता की पहली बार पेंटिंग बनाई गई थी, तो इन्होंने खुद बनाया हुआ है, अर्थात प्राथमिक सोर्स हो जाएगा। लास्ट देखिए, सी ए बेली के द्वारा लिखित क्या है, एन इलस्ट्रेटेड हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया। चलिए तो ध्यान रखिएगा यही इसका उत्तर हो जाएगा, ठीक है, यानी कि ऑप्शन 4। क्यों, क्योंकि ये जो है किसी और की बुक से मतलब की चीजों को संकलित करके फिर उसको लिखा है। क्लास 8 में ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी, अर्थात इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन 4 वाला, ठीक है। तो 66 का 4 हो जाएगा। फिर देखिए, कह रहे हैं कि औपनिवेशिक भारत में, औपनिवेशिक भारत वही आधुनिक भारत की बात हो रही है, जो हमारा भारत देश जब आजाद था, उपनिवेश था ब्रिटेन का। कह रहे हैं औपनिवेशिक भारत में स्त्री शिक्षा पर चर्चा करने के लिए विद्यार्थी निम्न आत्मकथाओं में से किसको संदर्भित कर सकते हैं। पहला देखिए, कह रहे हैं कि राम सुंदरी देवी की जो मतलब उनके द्वारा अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी गई है, जो कि मैंने कल ही बताया था, आमार जीवन, ठीक है। कौन से लैंग्वेज में है, तो बांग्ला में है, याद आ रहा है कि नहीं, कल ही बताया अभी। दूसरा,
कह रहे हैं कि रुकैया सखावत हुसैन के द्वारा मतलब सुल्ताना का स्वप्न, तो लेडी लैंड नाम का उन्होंने एक स्वप्न देखा था जहाँ पे स्त्रियां स्वतंत्र हैं। तीसरा देखिए शीतले सत्यनार जो है इनके द्वारा लिखी गई मणि मेखलाई, तो ये तो भाई प्राचीन वाला है और हमें आधुनिक भारत की बात करना है। फिर देखिए ताराबाई शिंदे के द्वारा जो है स्त्री पुरुष तुलना जो लिखी गई है वो, और आपसे क्या कह रहे हैं कि स्त्री शिक्षा पर चर्चा करने के लिए निम्न आत्मकथाओं में से किसको संदर्भित किया जा सकता है। तो आप वैसे ही समझ लीजिए कि जो राम सुंदरी देवी जी हैं उनके द्वारा लिखी गई है अपनी आत्मकथा आमार जीवन, तो आत्मकथा की बात आ रही है, तो ये वैसे ही अपना हो जाएगा ऑप्शन 1 वाला। ठीक है, 67 का 1 हो जाएगा। और मैंने आपको बता दिया बांग्ला लैंग्वेज में लिखा है, और ये वही महिला हैं जिन्होंने एक ऐसे टाइम पीरियड में अपनी जो है एजुकेशन कंप्लीट की जब ये माना जाता था कि अगर लड़कियां पढ़ लिख लेंगी तो वो विधवा हो जाएंगी। ठीक है, उनको पढ़ना लिखना तो दूर की बात है, उन्हें पुस्तक छूने तक नहीं दिया जाता था। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 68 कह रहे हैं भूगोल शिक्षण को किन मुद्दों से जुड़े संदर्भ में परिप्रेक्ष्य का विकास करना चाहिए, ये आपको बताना है। पहला देखिए संसाधन और संरक्षण, विकास और विस्थापन, विविधता में एकता से जुड़ी चुनौतियां, या फिर मानव डेवलपमेंट यानी ह्यूमन डेवलपमेंट। बताइए सही विकल्प क्या हो जाएगा। तो 68 नंबर का जो सही विकल्प है वो होना चाहिए, आप देखिए कि देखिए पहले सी वाला देखिए, कह रहे हैं विविधता में एकता से जुड़ी चुनौतियां। अरे तो भूगोल शिक्षण में भाई इन मुद्दों की चर्चा, मतलब ये तो वहां से आता है ना, पॉलिटी में आ जाता है। अब देखिए सामाजिक जीवन से संबंधित है, तो विविधता में एकता से जुड़ी चुनौतियों को भूगोल में क्यों पढ़ाया जाएगा, ये तो अपने आप में ही मतलब कंट्राडिक्शन वाला हो गया ना, तो ये गलत है। ठीक है, तीसरा जहां जहां उसको निपटाइए, तीसरा कहाँ है, यहाँ पे है। ठीक है, और तो ये तो हट गया, कम से कम एक हटा। फिर देखिए कह रहे हैं कि संसाधन और संरक्षण, तो हाँ संसाधन और संरक्षण तो होना चाहिए भूगोल में। हम ये सारी चीजें देखते ही हैं। विकास और विस्थापन ये भी देखते हैं, विकास अभी हमने देखा था ना कैसे जो है विकास और वो उद्भव वगैरह। और मानव ह्यूमन डेवलपमेंट, हाँ ये भी है क्योंकि हमारे एनसीईआरटी में ही ह्यूमन डेवलपमेंट से संबंधित एक टॉपिक दिया गया है। अर्थात इसमें आप देखिए ए भी सही है, बी भी सही है, डी भी सही है, लेकिन सी गलत है। अर्थात कहाँ है, ए बी डी, ये ऑप्शन 3। ठीक है, ए बी डी, यहाँ पे इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 3 वाला। फिर देखिए कह रहे हैं एक सक्रिय सामाजिक विज्ञान की कक्षा में अधिगमकर्ताओं को प्रेरित किया जाता है। अर्थात अगर कोई सक्रिय सामाजिक विज्ञान की कक्षा है तो उसमें जो लर्नर्स हैं वो प्रेरित होंगे किस चीज को लेकर के। पहला देखिए कह रहे हैं पाठ्य पुस्तक के पठन पर केंद्रित होना। तो भाई अगर केवल पाठ्य पुस्तक के पठन पर ही केंद्रित हो तब कहाँ आप सक्रिय हो, थोड़ा अजीब है ये। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। कह रहे हैं व्याख्यान को सुनना और साझा किए गए पर निर्भर रहना। अरे निर्भर रहना ही नहीं है, बच्चों को खुद जो है करके सीखने पे बल दिया जाता है। ये देखिए चुनौतीपूर्ण प्रोजेक्ट में भागीदारी बनना, अर्थात यही सही हो जाएगा क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि बच्चे जो है जब करके सीखेंगे तो उनका जो बौद्धिक विकास है वो सर्वाधिक होगा, अर्थात ऑप्शन 3। अब देखिए कह रहे हैं चर्चाओं को न्यूनतम रखना, और हमारे यहाँ क्या कहा जाता है कि भाई चर्चाओं को न्यूनतम नहीं सर्वाधिक रखना है। जितना ज़्यादा बच्चे एक दूसरे से चर्चा करेंगे उतना ज़्यादा उन्हें एक दूसरे के विचारों को जानने का मौका मिलेगा, और जितना एक दूसरे के विचार को जानेंगे उतना ही वो सीखेंगे। आगे देखिए 70 नंबर का क्वेश्चन, यहाँ आपसे क्या कर रहे हैं कि अध्याय के अंत में दिए गए जो प्रश्न है उनके बारे में कौन सा कथन सही है। अब यहाँ भी एकदम फसाऊ टाइप का ये क्वेश्चन है। पहला देखिए हम लोग देखते हैं ना कि लास्ट में क्वेश्चन दिया जाता है, एनसीईआरटी में भी दिया गया है। पहले आपको चैप्टर पढ़ाया जाएगा अच्छे से टॉपिक, और उसके बाद एनसीईआरटी में दे दिया गया है कि लो भैया क्वेश्चन सॉल्व करना। तो ये जो लास्ट में क्वेश्चन सॉल्व करने की बात आती है, क्यों दिया जाता है, ऐसा क्या मतलब कि रस मिल जाएगा क्वेश्चन सॉल्व करने से। पहला देखिए कि ये विद्यार्थियों को अवधारणाओं को अपने शब्दों में बताने और मुद्दों पे वाद विवाद करने के लिए प्रेरित करता है। तो हाँ भाई उन्होंने क्या समझा है उसको अपने लैंग्वेज में लिखें। दूसरा प्रोजेक्ट कार्य तुलना और विभेद करना अध्याय के अंत में दिए गए प्रश्नों के प्रकार हैं। तो हाँ ये सारे कार्य दिए रहते हैं, एमसीक्यू भी दिए रहते हैं, और लॉन्ग टाइप के क्वेश्चंस हैं और शॉर्ट टाइप के क्वेश्चंस हैं, ये भी है। तो ए और बी तो होना ही चाहिए। तीसरा देखिए कह रहे हैं कि यह अधिगमकर्ताओं में कक्षा में पहले पढ़ाई गई अवधारणाओं की समझ विस्तृत करता है। अब आप बताइए वो जो क्वेश्चंस दिए गए हैं उससे क्या समझ डेवलप होती है, या फिर आपने कितनी समझ डेवलप की है इसका यहाँ पे फीडबैक मिलेगा। आपने चैप्टर में जो पढ़ा हुआ है उसको यहाँ पे जांचा जा रहा है, परखा जा रहा है, ना कि आपको यहाँ से कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो याद रखिएगा तीसरा वाला गलत हो जाएगा, पहला और दूसरा एकदम सही है, यानी कि ए और बी एकदम सही है, ऑप्शन ए। ठीक है, इसी वजह से ये फंसा हुआ है क्योंकि लोगों को लगेगा अरे यार ये भी तो होता है, तो नहीं ये नहीं होता है। ठीक है, तो 70 का क्या हो जाएगा, एक सही है। आगे देखिए 70 का ये हो गया ना, 71 देखिए, और 10 मिनट से ज़्यादा हो गए होंगे, तो एक बार फिर से आपसे कह रहे हैं हाइप कर दीजिए। ठीक है, अगर अभी तक आपने हाइप नहीं किया है तो, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करिए ताकि अन्य लोगों तक भी वीडियोस की रीच हो। और अगला टॉपिक
कुछ ऐसा चाहते हैं आप जो आपको नहीं समझ आता, बहुत टफ लगता है, जैसे ज्वार भाटा हो गया और जो बृहद ज्वार भाटा है, लघु ज्वार भाटा है, ये सारी चीज़ें अगर आपको नहीं समझ आती तो एक मैंने एनिमेशन के माध्यम से वीडियो बनाया हुआ है, इसी प्लेलिस्ट में ही है, मतलब कि सीटेट 2026 के प्लेलिस्ट में ही है, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। मैं दावे के साथ कर रही हूँ कि आपको हमेशा के लिए समझ आ जाएगा कि आखिर ये क्या है, लघु ज्वार भाटा या दीर्घ ज्वार भाटा, ठीक है, सुनामी क्या है, तरंगे क्या है, ये सब। चलिए, सामाजिक और राजनीतिक जीवन की पाठ्य पुस्तकों में क्या रहता है? पाठ्य पुस्तकों में पहला देखिए, सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों की परिभाषाएं भी दिए हैं, उनका विवरण भी दिया है, तो हाँ दिया तो है भाई, तो ए तो होना ही चाहिए। तो ए देखिए सब में नहीं है, केवल यही अकेले नहीं है, यहाँ पे आप इसको हटा दीजिए, ये नहीं होगा उत्तर। फिर देखिए, कह रहे हैं आपसे कि संस्थाओं और प्रक्रियाओं को ऐसे चिन्हित किया गया है जैसे कि वे उसी तरह कार्यान्वित हैं जैसा संविधान में उनकी कल्पना की गई है। ऐसा कैसे हो सकता है? संविधान तो बहुत टाइम बाद बना है और जो अन्य चीज़ें हैं वो संविधान के आने के बहुत पहले की ही हैं, तो एज़ इट इज़ तो नहीं हो सकता ना। तो ये तो भाई सरासर गलत हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी जो है वो गलत है। तो बी जहाँ-जहाँ हो उसको निपटा दीजिए, बी यहाँ है, बी यहाँ है, अर्थात केवल और केवल 1 वाला सही हो जाएगा। तीसरा क्या है कि लोगों व क्षेत्रों से जुड़े विभिन्न ठोस एग्ज़ाम्पल प्रस्तुत किए गए हैं, तो हाँ, ये बात सही है। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी वाला, सॉरी ऑप्शन 1 वाला, ए और सी सही है, बाकी गलत है। फिर देखिए, ये देखिए, ये वही वाला क्वेश्चन है जो मैंने बीच में बताया हुआ था और एक दिन पूछा भी था, ठीक है? तो ये वही वाला ही घटना है जब कोरेगाँव से डॉक्टर अम्बेडकर जी अपने भाई के साथ आ रहे होते हैं, लेकिन उनको मतलब कोई अपनी गाड़ी पे बैठाने के लिए तैयार नहीं होता। देखिए, वही क्वेश्चन है कि डॉक्टर अम्बेडकर के कोरेगाँव जाते हुए अनुभव का वर्णन करते हुए एक शिक्षक पूछते हैं, "क्या आपको लगता है स्टेशन पर लोगों ने डॉक्टर अम्बेडकर और उनके भाइयों के प्रति भेदभाव किया?" और कह रहे हैं कि इस प्रश्न में शिक्षक किस प्रकार के कौशल पर जोर दे रहे हैं। मतलब अगर इस तरह का क्वेश्चन, पहले तो वो बच्चों को कहानी सुनाएँगे कि इस तरह की कहानी है, और उसके बाद आपसे पूछेंगे या आप जब शिक्षक बन जाएँगे तो आप बच्चों से पूछिएगा कि बताओ बेटा, क्या आपको लग रहा है कि उनके साथ भेदभाव हुआ? तो अगर आप इस तरह का प्रश्न पूछ रहे हैं तो आप कौन-सा जो है डेवलपमेंट कर रहे हैं बच्चों में, ये आपको बताना है। पहला देखिए, परिस्थितियों के अनुमान, मतलब परिस्थितियों के अनुमान लगाना या परिस्थितियाँ जिस तरह से उस हिसाब से अनुमान लगाना। दूसरा, कारण और प्रभाव, तो ये इसमें कारण और प्रभाव जैसी कोई बात होगी क्या? तीसरा देखिए, परिस्थितियों के बारे में परिकल्पना करना, और चौथा है अनुभवों की तुलना करना। तो बताइए, अगर आप इस तरह का काम करेंगे तो आप अपने बच्चों में कौन-सी जो है स्किल को डेवलपमेंट कर रहे हैं? तो देखकर ही समझ आ रहा है कि भाई परिस्थितियों से अनुमान लगाना, अर्थात बच्चों को ये समझ आएगा, आपने अगर उनको कहानी सुनाई होगी कि वो जो परिस्थिति है उसमें क्या उनके साथ भेदभाव हो रहा है कि नहीं। अगर सब कुछ है, पैसा भी दे रहे हैं, उनके कपड़े उपड़े भी सब बढ़िया हैं, लेकिन केवल इस वजह से कि उनकी जाति महार है और इस एक कारण की वजह से लोग उनको अपनी गाड़ी पे नहीं बिठा रहे हैं, तो बच्चों में ये समझ हो रही है ना कि बच्चे उस परिस्थिति से सीख रहे हैं कि देखिए ये चीज़ें होती हैं, मतलब कि असमानता या फिर क्या कह सकते हैं आप उनको, भेदभाव। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। वैसे आप ध्यान रखिएगा, असमानता और भेदभाव अलग अलग पॉइंट होते हैं। जैसे भेदभाव इस तरह से होता है जैसे अम्बेडकर जी के साथ हुआ, और असमानता में अमीरी गरीबी टाइप का भेदभाव होता है, मतलब अमीरी और गरीबी टाइप की असमानता होती है। जैसे सामने वाला मतलब कि गरीब है, दूसरा जो है वो अमीर है, इसे हम लोग भेदभाव कहते हैं। ठीक है, लड़के और लड़कियों में लोग भेदभाव करते हैं, उसको भेदभाव कहा जाता है। आगे देखिए, अगला जो क्वेश्चन है वो आपसे क्या कह रहे हैं कि बाजार विषय का परिचय देने के लिए कौन सी शिक्षण शास्त्रीय विधि सर्वोत्तम हो सकती है। पहला देखिए, कह रहे हैं एक दुकानदार को कक्षा में साक्षात्कार के लिए आमंत्रित करना, तो क्या ये सबसे अच्छी युक्ति हो सकती है। दूसरा देखिए, विभिन्न प्रकार के बाजारों से जुड़े चित्रों को दिखाना, भाई चित्र दिखाने से तो अच्छा है कि आप किसी दुकानदार को ही ले आओ। फिर देखिए, मानचित्र में स्कूल के आसपास के बाजारों को इंगित करना, बच्चे को कहाँ ही समझ पाएंगे। फिर देखिए अरे भैया ये भी गलत है, तो इन सब में ना सबसे अच्छा ऑप्शन यही हो जाएगा कि एक दुकानदार को आप कक्षा में ले आओ, बताओ बच्चों को समझाने के लिए बोलो भैया देखो जिंदगी ऐसी होती है बाजार की। फिर देखिए, कह रहे हैं कि यही है उस ईश्वर की महिमा, इसलिए दूषण है भीतर, दूषित है काया भीतर से, इसमें कोई भ्रम न रखना। महारी चोखा का ये कहना, एक शिक्षक के तौर पर आप इस कविता का विश्लेषण और अपने अधिगमकर्ताओं से चर्चा कैसे करेंगे। तो ये एनसीईआरटी से ही लिया गया है, ठीक है, बताइए। तो इसमें आप देखिए, इसका जो सबसे अच्छा उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा सेकंड वाला, यानी कि मानवीय शुद्धता जो मानवीय शुद्धता है वो हमारे विचार और विश्वास से निर्धारित होती है। यही कुल मिलाकर के ये पंक्तियां कह रही हैं। ठीक है, आगे देखिए,
क्वेश्चन नंबर 75, अब बहुत थोड़ा सा बचा हुआ है। कह रहे हैं सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तक उच्च प्राथमिक स्तर पर केंद्रित करता है क्या? बताइए क्या केंद्रित करता है? क्या पृथ्वी के जीवन के आवास के रूप में समझ बनाना, दूसरा अपने क्षेत्र, राज्य और देश पर अध्ययन करना, और तीसरा भारत के अतीत और सामयिक विकास का अध्ययन करना। आप देख के कहीं ना कहीं आपको लग रहा होगा कि ये हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी की ही बात कर रहा है। तो इस हिसाब से बताइए इसका जो सही उत्तर है वो क्या हो जाएगा? भाई सबके सब सही है, ठीक है। तो जो सामाजिक विषय है यानी सामाजिक जो अध्ययन है उसमें हम लोग यही सब पढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ आपसे क्या कह रहे हैं कि ग्लोब और प्रकाश स्रोत का यूज करके, अर्थात एक हाथ में आपने ग्लोब लिया है, दूसरे हाथ में सपोज दैट आपने टॉर्च लिया है, और आप समझिए कि जो टॉर्च है ना वो क्या है, वो टॉर्च को आप समझिए कि सूर्य है, ठीक है। तो एक जगह सूर्य है, दूसरी जगह पृथ्वी है, पृथ्वी यानी कि ग्लोब है और टॉर्च ये सूर्य है। तो अगर आप इस तरह का जो है एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं बच्चों के सामने, तो आप बताइए कि इस एक एक्सपेरिमेंट से आप मतलब कि किन अवधारणों, मतलब कि कौन-कौन सी वो अवधारणा है जो बच्चों को बता सकते हैं। पहला देखिए परिक्रमण, तो परिक्रमण याद आ रहा है कि नहीं? पृथ्वी जो है वो सूर्य के चारों ओर घूम रही है, जिससे क्या हो रहा है? दिन और रात हो रहा है कि मौसमी परिवर्तन हो रहे हैं? बताइए। दूसरा देखिए दिन और रात, तीसरा मौसमी परिवर्तन और चौथा है वर्षा का वितरण। अरे आप देखिए भाई वर्षा का वितरण तो बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है? लेकिन हाँ, ये सारी चीज़ें होंगी जैसे परिक्रमण, दिन और रात, मौसमी परिवर्तन ये सब तो होगा। जैसे हमने आपको बताया है जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही होती है, तो क्या होता है? तो इससे होता है भाई मौसम में परिवर्तन। वही पृथ्वी जो है वो अपने ही अक्ष पे जब चारों ओर घूमती रहती है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? घूर्णन कहते हैं। तो सूर्य के हिस्से में यानी कि सूर्य का जहाँ चमक है, पृथ्वी का जो हिस्सा सूर्य के सामने आएगा वहाँ पे प्रकाश होगा अर्थात दिन होगा, और जो हिस्सा उसके विपरीत होगा वहाँ पे रात होगी। तो भाई देखिए दिन और रात की घटना भी आप बता सकते हैं, परिक्रमण भी बता सकते हैं कि सूर्य जो है वो स्थिर है और पृथ्वी उसके चारों ओर परिक्रमा कर रही है, ठीक है। तो ये सूर्य है, पृथ्वी जो है इसके चारों ओर क्या कर रही है? परिक्रमा कर रही है, यानी गोला गोला घूम रही है। तो इसका उत्तर क्या होगा कि डी जहाँ जहाँ है उसको काट दीजिए। देखिए डी 4 जगह पे है, मतलब सॉरी 3 जगह पे है, 3 को हटा के मिल गया उत्तर। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 77 देखिए, कह रहे हैं कि एक शिक्षक के तौर पर आप इतिहास के लोहा बनाने वाले फैक्ट्री मालिक विषय पर चर्चा करते समय भूगोल की पाठ्य पुस्तक में किस अध्याय के साथ इसका अंतर संबंध स्थापित कर सकते हैं? यानी कि आप जो है ना जब आप टीचर बन गए, ठीक है, तो आप इतिहास में लोहा बनाने वाले जो फैक्ट्री मालिक हैं उनके बारे में बताना चाह रहे हैं। तो आपको बताना है कि चलो बताओ जो हमारा ज्योग्राफी की बुक है उसमें आप कौन कौन से विषय पर चर्चा करेंगे? क्या आप खनिज संसाधन पे चर्चा करेंगे? तो भाई ये लोहा, खनिज मतलब लग तो रहा है कि हाँ कोरिलेट है। फिर उद्योग, लग तो रहा है कि हाँ लोग लोहे का ये जो फैक्ट्री में मालिक वगैरह हैं या फैक्ट्री में जो भी काम करने वाले लोग हैं वो उद्योग से ही तो संबंधित होंगे। फिर ऊर्जा संसाधन, अब बताइए ऊर्जा संसाधन, लोहे से कौन सी ऊर्जा मिलती है भाई? क्या लोहे से खाना बनता है, चूल्हा जलता है क्या? ये आप मतलब कि इसके बारे में चर्चा करेंगे। फिर देखिए हमारे पृथ्वी के अंदर, तो भाई पृथ्वी के अंदर से लोहा निकलता है, इस पे भी चर्चा तो करनी ही चाहिए। तो इस हिसाब से आप देखेंगे तो इसका जो सही उत्तर होना चाहिए ना, वो जहां तक मुझे लग रहा है भाई कि ऑप्शन ए होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ऊर्जा संसाधन की बात नहीं करेंगे, जो लोहा है वो ऊर्जा का सोर्स बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो जो पेट्रोलियम वगैरह है वो ऊर्जा का सोर्स है, लेकिन लोहा तो एक मेटल है, और मेटल जो है उससे आप देखिए दुनिया भर की वस्तुएं बना सकते हैं, लेकिन आप उससे ऊर्जा नहीं प्राप्त कर सकते, उससे उसको जला करके आप चूल्हे में खाना नहीं बना सकते, ठीक है। तो ये ऊर्जा संसाधन से संबंधित नहीं है, इस वजह से इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए वाला। और आपको एक चीज या अगर आपने ध्यान से नोटिस किया होगा तो जो इस तरह के ट्रिकी क्वेश्चंस दिए हुए हैं सामान्यतः उन्होंने एक ऐसा ऑप्शन दिया हुआ है जिसको एलिमिनेट करके आप लगभग उत्तर पे पहुंच सकते हैं, ठीक है। तो ये बेसिक चीजें हैं जो आपको समझने की आवश्यकता है। और कैसे समझ आएगा? बहुत डीप में पढ़ना पड़ता है एनसीईआरटी को। इसी वजह से मैं एनसीईआरटी की एक एक लाइन एक्सप्लेन करने के बारे में सोचती हूँ, तो उस पे व्यूज ही नहीं आते, उसको लोग हैं पता नहीं क्या बकवास कर रहे हैं ऐसा करके छोड़ के चले जाते हैं। और अगर आपको रियल में, ठीक है मेरी क्लास आप मत देखिए, लेकिन आप खुद डिटेल में एक एक लाइन एनसीईआरटी को पढ़ लीजिए, क्योंकि आप देखिए यहीं पे हर एक पैडागोजी का क्वेश्चन उन्हीं क्वेश्चन मतलब कि बुक्स से ही पूछा गया है। ऐसा नहीं कि वो बाहर से आसमान से कुछ पूछ रहे हैं, नहीं, उसी क्लास 6 के मतलब क्लास 6 to 8 की ही हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी से सारे पैडागोजी के भी क्वेश्चन बनते हैं, और सारे सब्जेक्ट बेस्ड जो क्वेश्चन है वो भी बनते हैं। तो 60 के 60 क्वेश्चन वहीं से बनते हैं, ठीक है। फिर देखिए
कह रहे हैं कि एक शहर के स्कूल में भूगोल की कक्षा में वनों के प्रकार विषय पर परिचय देने के लिए सर्वोत्तम कौन सा तरीका होगा? पहला देखिए कि क्षेत्र में पाए जाने वाले वनों पर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाना। प्रेजेंटेशन बनाना एक अच्छा विकल्प हो सकता है, लेकिन सर्वाधिक अच्छा क्या होगा? करके सीखना, ये पेडागोजी के हिसाब से हमेशा अच्छा माना जाता है, ठीक है? तो उस दूसरा देखिए, कहना है विभिन्न प्रकार के वनों पर आधारित डॉक्यूमेंट्री दिखाना, अब देखिए दिखाने की बात है। तीसरा, वनों के प्रकार पर कार्य करने के लिए अधिगमकर्ताओं को छोटे समूहों में बाँटना, और चौथा क्या है, विद्यालय के मतलब कि समीप वन का क्षेत्र भ्रमण आयोजित करना। बताइए सबसे बेहतर क्या होगा? तो इन सब में ना मतलब कि इन्हीं सब में आपको उत्तर मतलब कि चयन करना है। तो आप देखिए, यद्यपि हमारे यहाँ करके सीखने पे बल दिया जाता है, यानी कि अगर आप जा कर के घूम टहल के आएँगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन आप देखिए, किसी एक जगह पे अगर आप घूम के गए हैं तो उस स्पेसिफिक एरिया में ही जो चीज़ें पाई जाती हैं उसी को देख पाएँगे। और हमसे पूछ क्या रहे हैं, भाई आपको देखना है कि वनों के प्रकार, यानी कि हर एक तरह का वन आपको जो है समझाना है। तो एक ही जगह पर हर तरह की मतलब कि वनस्पतियाँ तो नहीं मिल सकती ना, तो ये अच्छा विकल्प नहीं होगा। जबकि देख के आँखों को आकर्षित कर रहा है कि हाँ, यही होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होगा। और ये कह रहे हैं कि अधिगमकर्ताओं को छोटे समूहों में बाँटना, बच्चे क्या ही इतना अच्छा कर लेंगे। इन सब में अगर हम मिला के देखें ना, तो ये सबसे अच्छा विकल्प माना जा सकता है कि विभिन्न प्रकार के वनों पर एक आधारित डॉक्यूमेंट्री दिखा सकते हैं आप, ठीक है? क्योंकि क्षेत्र भ्रमण करके आप नहीं कर पाएँगे। एक ही जगह गए, घूमे टहले तो वहाँ से रिलेटेड जो वनस्पतियाँ वगैरह हैं वो तो मिल जाएँगी, लेकिन उसके इतर जो हैं वो नहीं मिलेंगी। लेकिन डॉक्यूमेंट्री में आप हर तरह की चीज़ों को मतलब कि विजुअल्स में दिखा सकते हैं। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है? आगे देखिए, यहाँ आपसे कह रहे हैं कि भूकंप पर चर्चा के दौरान व्यवहारिक कौशल अधिगमकर्ताओं में विकसित करने के लिए एक टीचर को किस बात पे बल देना चाहिए? पहला देखिए, कह रहे हैं भूकंप के दौरान बरती जाने वाली जो सावधानियां हैं वो। दूसरा, हालिया भूकंपीय घटना पर चर्चा करना। और तीसरा, भूकंप से जुड़ी गतिविधियों का प्रदर्शन करना। और चौथा क्या है? भूकंप के प्रकार। बताइए सबसे अच्छा जो है इसका उत्तर क्या होगा? तो जाहिर सी बात है पहला हो जाएगा, ठीक है? यानी कि व्यवहारिक कौशल की जब बात आए तो भाई आप उनको, जब भूकंप आने की संभावना हो तो उस टाइम पे किस तरह की सावधानियाँ बरतनी है, ये आप बता सकते हैं। तो हम लोगों ने देखा है कैसे मेज के नीचे छिप जाना है, ठीक है? किसी पेड़ ओढ़ के नीचे जाके नहीं छिपना है, मतलब ऐसी किसी भी स्थान पे नहीं जाना है जो गिर सकता है और उससे फिर हमें नुकसान हो सकता है। फिर देखिए, ये तवा मत्स्य संघ, इसके बारे में भी हमने आपको बताया हुआ है, किसानों से ये अधिकार छीन लिया गया था कि आप लोग इसमें मछली नहीं पाल सकते हैं, ठीक है? तो कह रहे हैं कि तवा बांध क्षेत्र के स्थानीय लोग 1990 के दशक में अपने जीवन यापन से जुड़े कौन से अधिकार के लिए संगठित हुए थे? तो मछली वाला नाम हमने पहले ही बता दिया, तो सोचना ही कुछ नहीं है, जाहिर सी बात है मछली पकड़ने का अधिकार, ठीक है? आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, ये जो तवा डैम है कौन सी नदी पे बनाया गया था? ठीक, क्लास 6 एनसीईआरटी पॉलिटी में है ये। अगला क्वेश्चन, कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी व्याख्या विविधता का उचित प्रतीक है? विविधता की बात हो रही है, यानी डाइवर्सिटी। कह रहे हैं कि यह लोगों के बीच एक रूपता बढ़ाता है। अरे अगर एक रूपता बढ़ाएगा तो विविधता ही खत्म हो जाएगा। फिर ये लोगों की विशिष्टता को एक्सेप्ट करता है। तो हाँ भाई, लोगों की विशिष्टता को ये स्वीकार करता है, यही इसका सबसे अच्छा उत्तर माना जाएगा, ठीक है? ऑप्शन बी। फिर देखिए अगला क्वेश्चन, यहाँ आपसे कह रहे हैं कि भारतीय लोकतंत्र के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? रॉन्ग बताना है आपको। लोकतंत्र क्या है ये आपको पता होना चाहिए, हमने देखा ही है। कह रहे हैं स्वतंत्रता के बाद भारत ने प्रतिनिधि लोकतंत्र को अपनाया। कहीं ना कहीं बात तो सही है, हाँ भाई। भारत देश ने प्रतिनिधि लोकतंत्र को ही अपनाया है। हम लोग अपने प्रतिनिधियों को चुन करके ही संसद में भेजते हैं, राज्य के विधान मतलब कि मंडल में भेजते हैं, ठीक है? यानी कि एमएलए भी हम ही चुनते हैं, संसद भी हम ही चुनते हैं, तो ये बात तो सही है। दूसरा, भारत में सरकार को लोग अप्रत्यक्ष रूप से चला रहे हैं, चला तो रहे हैं, हमारे प्रतिनिधि जाकर के वहाँ पे हमें रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हम लोग खुद तो हर एक कानून बनाने में पार्टिसिपेट नहीं करते, तो हमारे यहाँ अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है, ये बात तो एकदम सही है। तीसरा देखिए, भारत में पहला आम चुनाव कह रहे हैं 1950 में हुआ था। 50 में हुआ था कि 52 में हुआ था? यही गलत है ना, ये गलत है। कह रहे हैं भारतीय जनता का एक छोटा हिस्सा भारतीय स्वतंत्रता से पहले भी मतदान कर सकता था। तो हाँ, ये बात सही है, जब तक भारत स्वतंत्र नहीं हुआ था तब तक हमारे यहाँ जो मतलब कि वयस्क मताधिकार पद्धति है वो नहीं आई थी। स्वतंत्रता के बाद हम लोगों ने सार्वजनिक वयस्क मताधिकार पद्धति को अपनाया है। और ये सार्वजनिक वयस्क मताधिकार पद्धति क्या है, तो मैंने पहले भी बताया हुआ, फिर से बता रही हूँ कि एक फिक्स क्राइटेरिया है, यानी कि एक फिक्स एज ग्रुप है अभी वर्तमान में 18 साल। और उस 18 साल के ऊपर जो भी व्यक्ति हैं, अगर वो भारत के नागरिक हैं, तो उन्हें वोट करने का अधिकार है, ठीक है? जबकि पहले ऐसा नहीं था।
जब अंग्रेज जो है थे उन्होंने इस तरह की जो व्यवस्था है उसको नहीं अपनाया और बहुत कुछ संभ्रांत लोग, धनी लोग, इस टाइप के लोग या पढ़े लिखे जो लोग हैं उनके द्वारा ही वोट वगैरह दिया जाता है। इसी पे आप देखेंगे कि जो गांधी जी हैं उन्होंने अपनी पुस्तक, कमेंट करके बताइए कौन सी पुस्तक है, मैंने कम्युनिटी पोस्ट में भी एक क्वेश्चन पूछा हुआ था। उन्होंने अपनी पुस्तक में लिखा कि मैं ये विचार बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं कर सकता हूँ कि जो लोग पढ़े लिखे हैं या जिनके पास धन संपत्ति है वही लोग वोट दें, बाकी लोग ना दें। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, भारत देश जब आज़ाद हुआ तब उसने सार्वजनिक वयस्क मताधिकार पद्धति को अपनाया, लेकिन शुरू में उन्होंने जो एज क्राइटेरिया है वो 21 साल रखा था। बाद में 1961 में बाद में मतलब 61वां संविधान संशोधन हुआ जिसके माध्यम से ये जो एज ग्रुप है इसको कम करके 18 साल कर दिया गया। ठीक है, तो ये क्लास 8 में हम लोग पॉलिटी में पढ़ेंगे इन सारे पॉइंट्स को। फिर देखिए, भारत में ग्राम पंचायतों का कार्यकाल कितने वर्षों के लिए होता है, तो हमने कई बार बताया हुआ है कि 5 साल के लिए जो चुनाव है वो होते हैं, अर्थात 5 वर्ष कहाँ है, ऑप्शन डी में। और इसके साथ साथ मैंने ये भी बताया भारत में 3 प्रकार के अर्थात 3 स्तर हैं सरकार के, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय स्वशासन। यहाँ तक कि स्थानीय सुशासन के भी 3 लेवल्स हैं। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। ये एक अजीब सा क्वेश्चन है जो कि एनसीईआरटी में ही दिया है कि पुलिस थाने के प्रभारी का पदनाम क्या होता है, ये आपको बताना है। पहला देखिए, पुलिस अधीक्षक और अफसर ऑन स्पेशल ड्यूटी, होम इंस्पेक्टर या फिर स्टेशन हाउस अफसर। बताइए क्या हो जाएगा, तो जाहिर सी बात है ये हो जाएगा SHO यानी कि स्टेशन हाउस ऑफिसर। ठीक है, ऑप्शन डी। आगे देखिए, ये क्वेश्चन भी मैंने अपने मतलब कि MCQ में ही सॉल्व कराया हुआ है। कह रहे हैं हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम में लाए गए 2005 के संशोधन में निम्नलिखित में से क्या मुहैया करवाया गया। तो हमने बताया था ना कि पहले क्या हुआ करता था कि अगर पिता की मृत्यु हो गई तो संपत्ति का बंटवारा जो बच्चे हैं वो आपस में कर लिया करते थे, लेकिन 2005 में ये जो अधिनियम आया इसके बाद ये हुआ कि लड़की, लड़का और मम्मी तीनों में जो है जो संपत्ति है उसका बंटवारा होगा। तो बताइए, महिलाओं का पारिवारिक संपत्ति में बराबर की हिस्सेदारी का अधिकार, तो हाँ यही मिला है। ठीक है, बाकी ये हिंदू समुदाय का विवाह संबंधी ये सब नहीं होगा, ये सब नहीं होगा। ठीक है, आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 86 क्या है कि भारतीय संविधान की व्याख्या का अंतिम अधिनिर्णायक कहते मतलब अर्थ निर्णायक किसे कहा जाता है। कुल मिला के भारतीय संविधान का गार्डियन कौन है या ये कहें कि उसका संरक्षक कौन है, ये आपको बताना है। यानी कि अंतिम व्याख्या करने का जो अधिकार है वो किसके पास है, ये हमारी माननीय सुप्रीम कोर्ट के पास है। ठीक है, किसके पास है, सुप्रीम कोर्ट। और वो कहाँ है सुप्रीम कोर्ट, न्यायपालिका, ये देखिए ऑप्शन बी में। ठीक है, कभी भी ये मत समझिएगा कि भारत के राष्ट्रपति नहीं होगा। फिर देखिए, कह रहे हैं कि अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 को निम्नलिखित में से कौन से समुदाय को न्याय दिलाने के लिए पारित किया गया है। तो आप समझ सकते हैं कि कौन सा वो समुदाय है जिसके साथ सबसे ज़्यादा अत्याचार हुआ करता रहा होगा। बताइए, जब जहाँ जहाँ केवल लिखा हो उसको तो वैसे ही निपटा देना चाहिए, तो केवल अल्पसंख्यक ये तो ठीक नहीं लग रहा है ना। तो आगे देखिए, कह रहे हैं कि अल्पसंख्यक और आदिवासी, कह रहे हैं आदिवासी तो नहीं, या फिर सॉरी अल्पसंख्यक नहीं होगा इसमें ना, आदिवासी और दलित होना चाहिए। तो कहाँ है आदिवासी, ये देखिए ऑप्शन बी। ठीक है, तो आदिवासी और दलित समुदाय के जो लोग थे उनको सम्मान दिलाने के लिए या उनको न्याय दिलाने के लिए अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 लाया गया। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, किसके लिए है, आदिवासी समुदाय के लोगों के लिए और जो दलित हैं उनके लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, अब लगभग समाप्त ही होने वाला है। तो अगर आप लोग इतनी देर तक भाई बने हुए हैं हमारे साथ तो मानना पड़ेगा कि हाँ आप लोगों ने बहुत मतलब हिम्मत करके इतनी देर तक झेला है। ठीक है, आगे देखिए, कह रहे हैं ऐसी राजनीतिक व्यवस्था जिसमें एक से ज्यादा स्तर की सरकार हो उसे क्या कहा जाता है। बताइए, क्या उसे उदारवादी कहते हैं, गणतंत्रवाद कहते हैं, संघवाद कहते हैं, या धर्मनिरपेक्ष। अब जैसे एक से अधिक राजनीतिक सरकार हो तो उसका धर्म से क्या संबंध हो सकता है, क्या कुछ बताइए। तो इसका जो सही उत्तर होगा ना वो संघवाद हो जाएगा। ठीक है, और भारत क्या है, संघ है। कैसा संघ है, फेडरल। वैसे ये फेडरल थोड़ा अजीब है क्योंकि फेडरल नहीं यूनियन लिखा जाता है। ठीक है, लेकिन अब इन्होंने फेडरल दिया है तो मान लीजिए, लेकिन फेडरल और यूनियन जो है उसको ज़्यादा प्रेफर करिएगा, फेडरल को मत प्रेफर करिएगा। लेकिन यहाँ पे केवल फेडरल ही दिया है तो इस वजह से आपको यही मानना होगा। क्यों, क्योंकि संघवाद जो है यही इसका सही उत्तर है। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 89, तो ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद लास्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे हम। कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सी नीति सामाजिक न्याय को प्रोत्साहित करती है। पहला देखिए, सरकारी नौकरियों में सूचीगत दलित जाति के उम्मीदवार को आरक्षण देना। दूसरा, न्यूनतम मेहनताना कानून पारित करना। और इसका उत्तर हो जाएगा कि देखो भैया, ए और बी दोनों सही है, यानी कि दोनों ही के दोनों स्टेटमेंट ठीक है। लास्ट देख लेते हैं हम।
कह रहे हैं कि नई दिल्ली के वास्तुकला की चर्चा में एक शिक्षक को केंद्रित करना चाहिए। क्या मतलब कि ऐसी चीज़ें हैं जिससे आप जब दिल्ली सल्तनत पढ़ाएँगे, उसकी वास्तुकला पढ़ाएँगे तो उसमें आपको सम्मिलित करना होगा। पहला देखिए, इमारतों को दूर से कैसे देखा जाना चाहिए, क्या ये आपको बताना है? दूसरा, उसकी शैली पुरानी दिल्ली की शैली से कैसे श्रेष्ठ है? अच्छा, और तीसरा, यह मतलब कि कैसे यह ब्रिटिश महत्ता का विस्मय का भाव पैदा करता है? तो हाँ भैया यही है, ठीक है? ऑप्शन 3 सही हो जाएगा कि जब भी आप नई दिल्ली की वास्तुकला के बारे में चर्चा करेंगे एज़ अ टीचर, तो आपको ये बताना है बच्चों को कि भाई देखो कैसे ये ब्रिटिश महत्ता और विस्मय का भाव पैदा करता है, अर्थात यहाँ पे दिया है मैंने। ये देखिए, जो नई दिल्ली है ना, इसकी वास्तुकला जैसे राष्ट्रपति भवन हो गया, इंडिया गेट है, इन सबको ना जानबूझकर इस तरह से बनाया गया है ताकि देखने वालों को लगे कि जो ब्रिटिश साम्राज्य है वो कितना मतलब कि समृद्ध था, कितना ताकत था उसके अंदर, कितनी भव्य मतलब कि उनके द्वारा इमारतें वगैरह बनवाई गई हैं। तो आप समझिए, ठीक है? तो मतलब मैंने कल भी बताया हुआ था कि जो अंग्रेज थे ना, अगर वो भारत में मुस्कुरा रहे थे, तो उनके मुस्कुराने में भी उनका हित था। तो अगर उन्होंने कुछ वास्तुकला का यहाँ पे निर्माण वगैरह करवाया है, तो इसलिए नहीं कि भारत देश वालों के लिए कुछ हेल्प होगी, बिल्कुल नहीं। वो केवल और केवल ये बताना चाह रहे थे, देखो हम कितने डेवलप्ड हैं, हमारी सोच कितनी डेवलप है और हम कितने पावरफुल हैं कि ऐसी बड़ी बड़ी इमारतों को बनवा रहे हैं, ठीक है? चलिए फिलहाल के लिए, आज के लिए इतना ही। आप लोगों ने देखा, ये देखिए लास्ट में हमने पीडीएफ में दिया हुआ है एक्सप्लेनेशन वगैरह, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। और आप लोग ये पीडीएफ कहाँ से डाउनलोड कर पाएँगे? तो कहीं और से नहीं, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल जॉइन करना पड़ेगा। वहाँ पे आप पीडीएफ डाउनलोड करिएगा और ये सारे के सारे जितने भी एक्सप्लेनेशन वगैरह हैं, ये सब आपको मिल जाएँगी। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आप लोगों ने कुछ नया जाना समझा होगा। नया जाना समझा है तो फिर बहुत अच्छी बात है। वीडियो को हाइप कर दीजिए और लाइक करके रखिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार एंड जय हिंद। और ये आज हमारे इस 2025 का अंतिम दिन भी है, अर्थात आज 31 तारीख है ना? तो आज अंतिम दिन है एंजॉय करने का। एंजॉय क्या करना है, कुल मिला करके कल से एक ज़िंदगी में एक तारीख ही बदलती है। मैं तो देख रही हूँ जीवन में कुछ बदलता नहीं है, लेकिन फिर भी उत्साह के साथ ही मतलब तैयार होना, यही ज़िंदगी है, चलने का नाम ही ज़िंदगी है। तो चलिए इन्हीं सब बातों के साथ आज 2025 को विदा करते हैं। फिर मिलते हैं अब 1 साल बाद, अर्थात 2026 में, ठीक है? तो चलिए तब तक के लिए नमस्कार एंड जय हिंद।